नमस्कार। मेरे लेखक मेरे सवाल श्रृंखला में आज हमारे साथ जाने-माने लेखक, कवि, संपादक, अनुसंधानकर्ता, इतिहासकार सुधीर विद्यार्थी जी हैं। सुधीर विद्यार्थी जी का परिचय बड़ा आसान है। सब लोग जिनकी साहित्य में, इतिहास में, भारत के क्रांतिकारी आंदोलन में, साहित्यिक पत्रकारिता में रुचि है, वे सब लोग सुधीर विद्यार्थी को जानते हैं। लेकिन ये कहना पर्याप्त नहीं है। नए लोग, नए पाठक, नई पीढ़ी के हमारे श्रोता, दर्शक, उन लोगों के लिए मैं संक्षेप में सुधीर जी का परिचय देना चाहूँगा। इससे पहले मैं एक बार सुधीर विद्यार्थी जी का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ, अपनी तरफ से, राजपाल एंड सन्स की तरफ से। सुधीर जी, आपका स्वागत है। मित्रों, जैसा कि पिछले करीब 2 माह से ये कार्यक्रम नियमित चल रहा है, जिसमें हमने अनेक लेखकों के साथ इस तरह के संवाद किए हैं। मेरे लेखक मेरे सवाल, यानी कि आपके लेखक हैं और श्रोताओं के, पाठकों के, दर्शकों के प्रिय लेखक हैं और श्रोताओं, पाठकों के ही सवाल हैं। मेरा काम केवल इतना है कि मैं उन सवालों को लेखक के सामने रखूँगा, लेखक उनका उत्तर देंगे। इस कार्यक्रम की शुरुआत हमने प्रसिद्ध कथाकार असगर वजाहत जी के कार्यक्रम के साथ की थी और बाद में अनेक लेखक, अनेक कवि, अनेक कथाकार, अनेक भांति-भांति का लेखन करने वाले लोग, जिनका लेखन हमको पसंद है, ऐसे लोग इस मंच पर आए हैं। तो आज इस कार्यक्रम की ताजा कड़ी में, आज की कड़ी में सुधीर विद्यार्थी जी हमारे साथ हैं। सुधीर विद्यार्थी जी का पहला परिचय, प्रारंभिक परिचय यह है कि भगत सिंह जो कि हमारे देश के आजादी के आंदोलन के सबसे बड़े प्रतीक, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू के बराबर लोकप्रिय प्रतीक अगर हैं और उनके लेखन में, उनके क्रांतिकारी व्यक्तित्व के साथ-साथ अगर उनके लेखन में हमारी नई पीढ़ियों को, हमारे देश की जनता की दिलचस्पी हुई है, तो उसका एक श्रेय भगत सिंह के भांजे भतीजे प्रोफेसर जगमोहन सिंह जी, चमन लाल जी के साथ-साथ सुधीर विद्यार्थी जी को भी जाता है, जिन्होंने 80 के दशक में भगत सिंह की सुने नाम का एक लेख लिखा था। पहल में वो प्रकाशित हुआ और बाद में उसके दसियों बार उसको पुस्तिकाओं के रूप में लोगों ने बना-बना कर छापा और लोगों ने उसको वितरित किया। यही नहीं, उन्हीं दिनों में सुधीर विद्यार्थी जी ने एक किताब लिखी, अशफाक उल्लाह खां और उनका युग। उस किताब की इतनी लोकप्रियता हुई कि दूरदर्शन के ज़माने में उस किताब पर एक टेलीविज़न धारावाहिक बना। इसके बाद में सुधीर विद्यार्थी जी ने अपना जीवन, लगभग पूरा जीवन ये कहना चाहिए मुझे, अपना जीवन क्रांतिकारी आंदोलन के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने भारत के स्वाधीनता आंदोलन के उन सुनहरे पन्नों को, जिन पर भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाक उल्लाह खां, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल और जाने कौन-कौन से अनजाने नाम हैं, उन सारे लोगों के इतिहास को ढूँढने, निकालने, लिखने, लिपिबद्ध करने और लोगों तक पहुँचाने का काम किया। आप केवल लिखने तक ही नहीं रुके, बल्कि ये भी किया कि जिन जेलों से हमारे इन क्रांतिकारी लोगों का संबंध रहा है, उन जेलों में जाकर, उन जेलों के अधिकारियों से मिलकर, उन जेलों में ऐसे क्रांतिकारियों की स्मृतियाँ बची रहे, उनके लिए भी आपने अपनी तरफ से बड़े-बड़े प्रयत्न किए और उन प्रयत्नों में सफल भी रहे। शचेंद्र नाथ सान्याल का मैं कल ही कहीं देख रहा था कि शचेंद्र नाथ सान्याल जिस जेल में रहे, वहाँ आपने उस जेल के एक द्वार का या एक मॉन्यूमेंट वहाँ आपने उस जेल में बनवाया है। थोड़ा-सा मैं आपकी कुछ किताबों के नाम लेना ज़रूरी समझता हूँ। अशफाक उल्लाह खां का ज़िक्र मैंने अभी किया। उसके अलावा यात्री प्रकाशन से उत्सर्ग, मौलवी अहमद उल्लाह शाह आमादेर विप्लवी एक किताब आई थी, जिसमें विप्लव करने वाले क्रांतिकारी लोगों का, बहुत सारे क्रांतिकारी लोगों का आपने ज़िक्र किया है, वर्णन किया है। शहीद मौलवी अहमद उल्लाह शाह, कर्मवीर पंडित सुंदरलाल, काला पानी का ऐतिहासिक दस्तावेज, अपराजेय योद्धा कुंवर भगवान सिंह। फिर अ, एक और काम आपने किया, वो ये किया कि उत्तर प्रदेश में जहाँ पर हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के इस तरह के अनेक अध्याय हैं, उन ऐसे जनपदों को जहाँ जिनका संबंध क्रांतिकारी आंदोलन से, भारत के आजादी के आंदोलन से जुड़ा रहा है, ऐसे कस्बों में, ऐसे शहरों के संस्मरण भी आपने लिखे, जिनकी जिनकी एक पूरी श्रृंखला है। सौभाग्य से मुझे उसे पढ़ने का अवसर मिला है और मैं आपको बताता हूँ कि संस्मरण
संस्मरणों को पढ़ने में भी हमें जितना सुख मिलता है, जितना आनंद मिलता है, इन किताबों को जिनके नाम है पहचान बीसलपुर, और उस सीरीज की कई सारी किताबें हैं। पहचान बीसलपुर उस सीरीज की पहली किताब थी। अगर आप उसको पढ़ें तो आप एक एक खास तरह के रोमांच में प्रवेश कर जाते हैं, जहां आपको आजादी के आंदोलन के, हमारे इतिहास के, हमारे जनपदों के भूले बिसरे पन्ने देखने को मिलते हैं। भगत सिंह पर आपने और कई किताबें लिखी, आपने गदर पार्टी पर किताब लिखी, आपने बटुकेश्वर दत्त पर किताब लिखी, चंद्रशेखर आजाद पर किताब लिखी, और अभी पिछले साल 1.5 साल पहले आपने एक बहुत बड़ी किताब लिखी है, क्रांति का पुनर्पाठ, जो कि भारतीय ज्ञानपीठ से आई। और इसके अलावा आपने मैं ये कहना चाहता हूँ अंत में कि बहुत सारा इस क्रांतिकारी आंदोलन के संबंध में जितना ऐतिहासिक और संस्मरणात्मक लेखन संभव हो सकता है, उतना आपने काम किया है। इसके साथ साथ एक मौलिक लेखक के रूप में, एक मौलिक कवि के रूप में भी आपका योगदान है। आपके कविता संग्रह आए हैं, आपने डायरी लेखन किया है, और आपने एक पत्रिका का संपादन भी किया है जिसका नाम है संदर्श, और उसके बहुत सारे अच्छे अच्छे अंक निकले हैं, जिनमें से एक जाने माने उपन्यासकार हृदयेश पर था। इसके इन इन लेखन के अलावा आपने जैसा मैंने शुरू में जिक्र किया था, क्रांतिकारी आंदोलन की स्मृतियों को संरक्षित करने का काम आपने बहुत शिद्दत के साथ किया। यही नहीं किया, बल्कि ये भी किया कि जैसे एक मुझे याद आता है, शहीद अशफाक उल्लाह खान के जन्म शताब्दी के साल में 2000 में आपने एक अनूठा काम किया था। पीलीभीत से शाहजहांपुर तक सांस्कृतिक साइकिल यात्रा आपके नेतृत्व में निकाली गई थी। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम सभी लोग करते हैं कि क्रांतिकारियों को, हमारे पुरखों को, हमारे लोगों को हमको याद करना चाहिए। बात करना एक बात होती है, और उस बात को अपने जीवन में उतारना और उस पर अमल करना दूसरी बात होती है। विद्यार्थी जी इस मामले में अनूठे आदमी हैं, अनुकरणीय है उनका व्यक्तित्व। बस ये 1-2 बात और कह के मैं परिचय का ये खत्म करता हूँ। कई सारे पुरस्कार आपको मिले हैं, और आप पुरस्कारों के नाम सुनेंगे तो आप पाएंगे कि ये वो पुरस्कार हैं जो अपनी प्रकृति में ही जनवादी पुरस्कार है। परिवेश पत्रिका के द्वारा दिया जाने वाला परिवेश सम्मान, गणमित्र सम्मान, अयोध्या प्रसाद खत्री सम्मान, क्रांतिकारी केसरी सिंह बारठ सम्मान, अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद सम्मान, वीरेन डंगवाल साहित्य सम्मान, और सृजनात्मक गद्य के लिए शमशेर सम्मान। इस कार्यक्रम के लिए जब राजपाल एंड सन्स ने मुझसे ये कहा कि 15 अगस्त के अगले दिन यानी 16 अगस्त को क्या कोई ऐसे लेखक किन्हीं ऐसे लेखक का हम कार्यक्रम कर सकते हैं, उनसे बातचीत कर सकते हैं जिनका आजादी के आंदोलन से कोई जुड़ाव रहा हो, तो अब उस पीढ़ी के लोग तो लगभग नहीं के बराबर हैं। यदि कोई अपवाद स्वरूप कुछ स्वतंत्रता सेनानी अभी भी बचे हुए हैं, तो उनसे बातचीत करना तो शायद संभव नहीं होता। तब हम लोगों के मन में आया कि इस काम के लिए, इस दिन के लिए, इस खास दिन के लिए हम सुधीर विद्यार्थी जी को याद करें, तो इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता। सुधीर जी, मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं, और इस कार्यक्रम का पहला सवाल आपके सामने रखता हूं। पहला सवाल सुंदर शर्मा जी का है, और वो जी। सवाल वहीं से शुरू होता है जहां से किसी की भी दिलचस्पी होगी कि आपने क्रांतिकारियों के जीवन पर इतनी किताबें लिखी, यह शुरुआत कैसे हुई, प्रेरणा स्रोत कौन थे? जी सुधीर जी, आप सुन पा रहे हैं? हाँ, सुन रहे हैं। जी हाँ, जी किन्नर शर्मा जी ने तो शुरुआत से ही शुरुआत कर दी। जी जी तो याद करना पड़ रहा है कि 1972 के बाद मैंने क्रांतिकारियों से मिलना शुरू कर दिया था, और क्रांतिकारियों के जीवन मेरी दिलचस्पी थी। जी उस समय अनेक क्रांतिकारी जीवित थे, खासतौर से वे जो 1925 से लेकर 1946 की अवधि में जितने भी क्रांतिकारी संग्राम हुए, जी उन संग्रामों से जुड़े हुए थे। मुझे याद पड़ता है कि सबसे पहले मैंने मन्मथनाथ गुप्त को 1973 में एक पत्र लिखा था, जी जिसका उत्तर उन्होंने 7 जनवरी 1974 को मुझे दिया था। जी सिलसिला लगभग वहीं से शुरू होता है। क्रांतिकारी आंदोलन को ही मैंने अपना विषय क्यों बनाया?
इसके पीछे मेरी अपनी प्रकृति और मानसिकता थी। शायद इतिहास के विद्यार्थी रहे होने के नाते जो छुट-पुट मैंने क्रांतिकारियों को उन दिन पढ़ा था, उसे जान के लगा कि क्रांतिकारियों पर अभी बहुत काम शेष है। जो लोग उन दिनों लिख रहे थे, उनमें खास नाम तो मन्नथनाथ गुप्त जी का था, जी। कालका सिंह अवलोकन आया हुआ था, लेकिन बनारसिया चतुर्वेदी जी उन दिनों जीवित क्रांतिकारियों से उनके संस्मरण लिखवा रहे थे। ये काम दरअसल बहुत मेहनत का था। चतुर्वेदी जी क्रांतिकारी विचारों के व्यक्ति नहीं थे। वो गांधी और रविंद्रनाथ से होते हुए क्रांतिकारियों तक आए थे। लेकिन क्रांतिकारियों के जीवन में उनकी रुचि का नतीजा ये निकला कि बहुत से ऐसे क्रांतिकारी जिनकी लेखन में दिलचस्पी नहीं थी जी। या लेख की क्षमता ना होने के चलते वो अपने संस्मरणों को, अपनी यादों को दर्ज नहीं कर सकते थे, उनसे भी कोशिश करके चतुर्वेदी जी ने उनकी यादों को लिपिबद्ध कराया। उससे उस इतिहास को जानने समझने में हमें बहुत आसानी हुई। चतुर्वेदी जी उन दिनों फिरोजाबाद में रहते थे। मुझे याद है कि एक रोज मैं उनके पास जा धमका। शायद वो तब ये समझ रहे थे कि मेरी उम्र खासी होगी, लेकिन जैसे उन्होंने मुझे देखा तो कहा कि अरे आप तो एकदम छात्र लग रहे हैं। देर तक उनसे बातचीत होती रही। ये भी उन्होंने कहा कि अभी भारतीय क्रांतिकारी संग्राम की इतिहास लेखन में बहुत सा काम बाकी है, तुम चाहो तो उस काम को कर सकते हो। एकाएक बीच में वो ये भी बोले कि कर्मवीर पंडित सुंदरलाल ने 70-75 वर्ष तक देश का काम किया है, लेकिन आज उनका कोई नाम लेवा नहीं। मैंने तुरंत ही चतुर्वेदी से कहा कि अगर आप इसमें सहयोग करें तो मैं पंडित सुंदरलाल जी पर इस काम को अपने हाथ में ले सकता हूं। मैंने सबसे पहला काम पंडित सुंदरलाल पे ही शुरू किया था। ये अलग की जी। बात है कि मेरी पहली किताब अशफाक उल्लाह पर आई। पंडित जी का काम अपेक्षाकृत वो देर से हमारा आ पाया, लेकिन उस काम को करते हुए जो हमें सुख मिला और इतिहास लेखन के लिए मेरे तई जिस तरीके से चीजें विस्तारित हुई, वो मेरे आगे के काम में भी बहुत लाभदायक सिद्ध हुई। जीवित क्रांतिकारियों से मेरी जल्दी ही बहुत नजदीकी हो गई, निकट का रिश्ता बन गया। लेकिन मैं दूसरी एक बात ये कहना चाहूंगा कि भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन के इस इतिहास लेखन में मुझे जिनका सहयोग मिला, उनमें 2-3 नाम ऐसे हैं जिनका क्रांतिकारी संग्राम से या उस विषय से कोई वास्ता नहीं था। जैसे दूसरा नाम अगर हम लेना चाहें तो प्रख्यात गांधीवादी कहे जाने वाले लेखक आदरणीय विष्णु प्रभाकर जी। विष्णु प्रभाकर जी ने इस लेखन मुझे बहुत मदद की। मुझे याद आता है कि जिस समय पंडित सुंदरलाल पर काम कर रहा था, उन दिनों पंडित सुंदरलाल की स्मृतियां जुटाने के लिए वो कितनी शिद्दत से लगे रहे, ये जान के आज भी मुझे हैरत होती। वो बनारस गए और बैजनाथ सिंह बिनोद से एक लेख लिखवा कर लाए। कुछ और भी पंडित जी के बारे में उन्होंने बताया, और पंडित जी के बारे में या पंडित जी के जीवन में उनकी दिलचस्पी या उनका जो आदर भाव था, वो इस कारण भी अधिक था कि वो मुजफ्फरनगर के रहने वाले थे, विष्णु प्रभाकर जी। और पंडित सुंदरलाल का जन्म भी मुजफ्फरनगर के खतौली कस्बे में हुआ था, इसलिए उनका बहुत आंतरिक लगाव था। यही नहीं, मुझे याद आता है कि 1980 में मैंने एक बिल्कुल शुरुआती दौर में एक अखिल भारतीय क्रांतिकारी सम्मेलन शाहजहांपुर में आयोजित कर लिया। मैं कह सकता हूं कि वो सम्मेलन पूरी तरीके से असफल रहा। मेरा नया नया काम था, 18 क्रांतिकारी उसमें आए थे। बावजूद इसके मैंने विष्णु प्रभाकर जी को उसमें आमंत्रित किया था, कहते उनका क्रांतिकारी संग्राम से कोई वास्ता नहीं था। लेकिन उनका जो पत्र मुझे उस समय मिला
क्योंकि मैंने उसमें ये भी लिखा था कि इस क्रांतिकारी सम्मेलन में मैं क्रांतिकारी आंदोलन का सही इतिहास लिखने के लिए भी प्रस्ताव पारित करूंगा। उन्होंने पत्र मुझे लिखा कि प्रस्तावों से इतिहास लेखन नहीं हो सकता, कोई व्यक्ति ही 10-5 वर्ष लगाकर इस काम को कर सकता है। लेकिन अगला जो वाक्य था वो बहुत अद्भुत था। उन्होंने कहा इस काम को वही व्यक्ति कर सकता है जो दर्द का अर्थ जानता हो। क्रांतिकारी आंदोलन का जो अब तक अकादमिक इतिहास लिखा जाता रहा, सिर्फ इसी पंक्ति को सामने रखकर मैं उसे सृजनात्मक रूप दे सका। मैंने उस दर्द की पहचान की जिसे जमीन पर दर्ज करते हुए भारतीय क्रांतिकारियों ने अपने जीवन के सर्वोत्तम क्षण सौंप दिए थे। एक और नाम इस समय मुझे याद आ रहा है जिसने लगभग मुझे इस इतिहास लेखन की कैसी ट्रेनिंग दी, और वो नाम है प्रख्यात पत्रकार नारायण दत्त जी का। उन दिनों वो पीटीआई फीचर सेवा में संपादक थे और मैं उन्हें पीटीआई फीचर सेवा के लिए लेख भेजा करता था क्रांतिकारियों पर। वो मेरे उन लेखों को संशोधित करके संशोधित प्रति मुझे भेजकर उसमें छापा करते थे, और एक बार में फीचर सेवा से वो आलेख हमारा पता नहीं कितने अखबारों में छपता था। पैसा भी वहां से ठीक से मिलता था। लेकिन जानने की बात यह है कि उनके उन संशोधन से हमारे लेख में मुझे लगातार ये जानने को मिलता रहा कि क्रांतिकारियों को बहुत दयनीय भाव से हमें प्रस्तुत नहीं करना चाहिए कि उनकी उपेक्षा हो रही, भावुकता से हमें बचना चाहिए। जी। और वो उदाहरण दिया करते थे कि हिंदी का जीवनी लेखक या हिंदी का लेखक किसी जीवनी को उस संलग्नता से, उस मेहनत से, उस लगाव से नहीं लिख पा रहा है, उस खोजबीन से भी नहीं लिख पा रहा है जिस तरीके का काम मराठी के एक लेखक किया करते हैं या उन्होंने किया है। तो हैरत होती है मुझे कि भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन का इतिहास आगे चल के दर्ज करने में मुझे मेरे शुरुआती दौर में जिन लोगों का सहयोग मिला उनका क्रांतिकारी संग्राम से कोई वास्ता नहीं था। वो बनारसी हर्ष चतुर्वेदी, विष्णु प्रभाकर और आदरणीय नारायण दत्त जी। आज तीनों ही हमारे बीच नहीं है। मनमथनाथ गुप्त की जो शुरुआती प्रेरणा मुझे मिली, जो शुरुआती प्रोत्साहन मिला, उसमें उन्होंने कहा था कि इतिहास लेखन में कभी व्यक्ति को महत्व मत देना, विचारधारा को महत्व देना। और उन्होंने एक और बात कही थी कि वो इतिहास मुर्दा है जिसमें भविष्य को देखने के संकेत ना हो। हमें इतिहास से क्या क्या उठाना है जो हमारे भविष्य के लिए लाभदायक हो। और आज मुझे गर्व भी होता है, उनका एक पत्र जब मुझे मिला था, ये बात मेरे लेखन के शुरू करने के करीब 10-1 वर्ष बाद की है। एक पत्र में मुझे लिखा था कि जब तुम चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह को इस हद तक अपना चुके हो तो मैं शांति से मर सकता हूं। मुझे लगता है कि मेरे परिचय में आपने जिन जिन पुरस्कारों का, जिन जिन सम्मानों का मेरे नाम के साथ जोड़ते हुए जिक्र किया, उन सबसे बड़ा सम्मान मेरे लिए आज भी और आगे भी यही रहेगा कि चंद्रशेखर आजाद को पार्टी में लाने वाला एक व्यक्ति मनमथनाथ गुप्त, और वो अगर ये लिख रहा है कि तुम आजाद और भगत सिंह को जब इस हद तक अपना चुके हो तो मैं शांति से मर सकता हूं, मुझे लगता है मेरे लेखन का मूल्यांकन इससे बेहतर कोई हो नहीं सकता और इससे बड़ा कोई सम्मान भी नहीं हो सकता। वैसे ऐसा लेखन, इस तरीके का प्रतिबद्ध लेखन किसी सम्मान या पुरस्कार के लिए किया भी नहीं जाता। जी। अगला सवाल मैं रखता हूं। अगला सवाल अभिषेक गुप्ता का है। अभिषेक गुप्ता ने एक अच्छा सवाल पूछा है जो कि हम सबके मन का सवाल है। उन्होंने लिखा है, क्रांतिकारियों की जीवन गाथाएं विद्यार्थियों तथा नवयुवकों के चरित्र निर्माण में तथा उन्हें देश के प्रति अपनी जवाबदेही का बोध कराने में बहुत सहायक हो सकती हैं। वे स्वतंत्रता के मूल्य और देश की साझा विरासत को समझने की नई दृष्टि भी दे सकती हैं। इस महत्व को ध्यान में रख उन्हें विद्यालयों के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए।
नई पीढ़ी में परिवर्तनकामी एवं आंदोलनकारी चेतना जगाने के लिए भी ये आवश्यक है। आप क्या सोचते हैं? इस संबंध में आपका क्या विचार है? मेरा संपूर्ण लेखन शायद इसी मकसद के लिए समर्पित है। जी, सवाल केवल विद्यार्थियों का नहीं है, सवाल छात्रों का नहीं है, सवाल ये भी नहीं है कि विश्वविद्यालयी पाठ्यक्रम में या स्कूली पाठ्यक्रमों में क्रांतिकारियों की जीवनियां शामिल हों, बल्कि आम पाठक, मैं अपनी भाषा की बात करूंगा, हिंदी का आम पाठक, उन तक पूरा क्रांतिकारी आंदोलन को समग्रता से पहुंचाने के लिए मैंने अपनी जिंदगी के अनेक वर्ष लगा दिए और इन संस्मरणों की उपयोगिता निश्चय ही बहुत बड़ी है। मुझे लगता है कि उनके जीवन का जो बलिदान पक्ष है, जो कुर्बानी का जज्बा उनके भीतर था, एक लक्ष्य के लिए समर्पण की जो भावना थी, और खास तौर से 1857 से ही अगर देखा जाए तो बाद के समय तक 90 साल चला स्वाधीनता संग्राम, जिस तरीके से अपना वैचारिक विकास करता है और धीरे धीरे क्रमबद्ध तरीके से अपने लक्ष्य को तय करता है, वो लक्ष्य स्वतंत्रता का भी है, वो लक्ष्य समाजवाद का भी है, वो लक्ष्य सही अर्थों में धर्मनिरपेक्षता का भी है। तो क्रांतिकारियों की जिंदगी के साथ उनकी विचारधारा का गुम्फन करके उसे जोड़ते हुए अगर हम उनकी जिंदगियों से छात्रों को या पाठकों को परिचित कराते चलेंगे तो वो उस लक्ष्य से परिचित होते जाएंगे, जो कहीं ना कहीं हमारा इतना मानना है कि 15 अगस्त 1947 को जो सपना क्रांतिकारियों का और शहीदों का अधूरा रह गया, उसे पूरा करने में हमें मदद मिलेगी। ये दुर्भाग्य की बात है कि क्रांतिकारियों की जो जीवनियां या छोटे छोटे अध्याय छोटे दर्जों के पाठ्यक्रम में वो शामिल थे, उन्हें भी बात को हटा दिया गया। अब इसकी खोजबीन की जानी चाहिए कि कोई एकदम नई बात नहीं है कि 2-4 साल 10 साल में हो गया हो, पहले से भी ऐसा किया जाता रहा। और मुझे लगता है कि शायद ये इसलिए ऐसा किया गया कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में क्रांतिकारियों का योगदान ज्यादा बड़ा था। अगर यूं भी देख लिया जाए कि 1921 में महात्मा गांधी या गांधी इस देश के राजनीतिक गगन पर आए, या जैसा कि कहा जाता है अवतरित हुए, बावजूद इसके गांधी से पहले अगर छोटा मोटा गणित का हिसाब लगाकर भी देखा जाए तो 63 साल पहले, अगर एक सीमा रेखा भी हम मान लें, इतिहासकार अपनी सुविधा के लिए तय कर लेते हैं कि 1857 में देश की आजादी की लड़ाई की शुरुआत हुई थी, जबकि ऐसा भी नहीं था कि 1857 में शुरुआत हुई थी। प्रतिरोध तो उस दिन शुरू हो गया था जिस दिन अंग्रेजों ने इस धरती पर कदम रखे थे, और उसका इतिहास हमारे सामने मौजूद है। लेकिन 1857 एक बड़ी लड़ाई के रूप में जब हमारे सामने आता है, तो वहीं से अगर हिसाब लगा के देखा जाए तो 63 साल अकेले क्रांतिकारी ही लड़ते रहे, और उसके बाद गांधी के राजनीतिक गगन में आने से पहले, बाद भी या समानांतर उसके चलते हुए भी वो लड़ाई क्रांतिकारी 1946 तक जारी रही। तो स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारियों की जीवनियों का ही नहीं, बल्कि उस पूरे परिदृश्य को सामने लाने का अधिक महत्व है, जो लगातार अपने लक्ष्य को बदलता रहा, परिवर्तित करता रहा और आगे बढ़ता रहा। जैसे कि अगर छोटी एक उदाहरण देके कहना चाहेंगे कि काकोरी के समय में, यानी 1925 के समय में, क्रांतिकारियों को वो लक्ष्य बहुत साफ नहीं हुए थे जो उसके बाद 1931 में भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद के युग में बहुत स्पष्टता दिखाई देने लगे कि आखिर हमारा लक्ष्य क्या है, क्रांतिकारी संग्राम क्या है। केवल राजनीतिक आजादी के लिए हम नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि राजनीतिक आजादी के बाद हमें किस तरह के समाज का निर्माण करना है। और उन्होंने भी बहुत साफ तरीके से तय कर लिया था कि इस क्रांतिकारी संग्राम का प्रचार और प्रसार जनता के बीच भी होना चाहिए, ताकि जनता को ये पता लगे कि जो लड़ाई लड़ रहे हैं क्रांतिकारी, वो आखिर किसके लिए है, किन लक्ष्यों के लिए है।
क्या वो उनके मतलब की है अथवा नहीं है। तो जीवनियां बहुत सपाट ढंग की नहीं होनी चाहिए, बल्कि उनमें लक्ष्य भी बहुत साफ तरीके से उकेरे जाएं, ताकि भविष्य के क्रांतिकारी संग्राम की एक मानसिकता, एक रूपरेखा उस इतिहास के जरिए बनती चले। ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। एक सवाल है आशीष राय का, उन्होंने लिखा है कि पूछा है, शहरों पर लिखे गए संस्मरणों और इतिहास में क्या अंतर है? मुझे लगता है कि इन्होंने वो बीसलपुर वाली किताब या बरेली वाली किताब को देखा है, या उसके उसके हवाले से कुछ इन्होंने, शायद कुछ ऐसी बात रही होगी। नहीं, शहरों पर लिखे गए संस्मरण और इतिहास में अंतर है। पहली बात तो यह है कि लेखक लेखक पर निर्भर है कि वो किसी शहर की रचना किस तरह से करता है अपनी कृति में। वो उस शहर का रहने वाला है, उस शहर को केवल उसने लेख की दृष्टि से देखा है। एक तो पक्ष ये है, और दूसरा ये है कि उस शहर के बारे में जो लिखा है उसने, या जो लिखने जा रहा है, या जो लिख चुका है, वो उसकी निजी संस्मृतियां हैं। तो शहर का इतिहास अलग है। यानी शहर के इतिहास तो इस तरीके का भी हो सकता है, इस शहर की स्थापना कब हुई, धीरे धीरे उस में क्या परिवर्तन आए। लेकिन अगर किसी व्यक्ति ने शहर के संस्मरण लिखे हैं, तो शहर में संस्मरण उस शहर के रहने वालों पर भी हो सकते हैं, जिनके जरिए वो शहर को देख रहा है। तो ये जो रिश्ता है, एक रिश्ता और भी बनता है शहर से, कि कुछ लोग पर्यटन की दृष्टि से किसी शहर में जाते हैं, और थोड़ी बहुत देर देखने के बाद, उस दिन देखने के बाद, लिखने के उद्देश्य से जांचने परखने के बाद, वो कुछ ना कुछ उस पर लिख देते हैं, कुछ इंटरनेट से चीजें ले लेते हैं। जैसे कि पिछले दिनों कश्मीर पर, कश्मीर तो एक प्रदेश है पूरा, उस पर कई किताबें अनेक आई और ताबड़तोड़ आई। तो जो लोग कुछ दिन के लिए भी कश्मीर गए, उन्होंने भी लौट के वहां एक कश्मीर पर एक पुस्तक की रचना कर दी। तो ये जानना, शहर को, शहर का होके शहर को जानना, दूर से शहर को जानना, इन चीजों में फर्क है, बहुत ज्यादा अंतर है। तो मुझे लगता है कि लेख की दृष्टि पर निर्भर है, इस शहर को किस तरीके से देख रहा है, जगहों को किस तरीके से देख रहा है। जी, ये जी, जी। किताबें हैं, जहां तक कि आपने उसका जिक्र भी किया था, तो मैंने उन शहरों पे किताबें या उन जगहों पे लिखी हैं जिन जगहों पे मुझे रहने का अवसर मिला है। जी। मेरे लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय होने से पहले क्षेत्रीय या आंचलिक होना जरूरी हो जाता है। हम पहले उस जगह को देखना पसंद करते हैं कि जिस जगह पे हम खड़े हैं, बैठे हैं, हमारे चारों तरफ क्या है। और मुझे लगता है कि आंचलिकता या क्षेत्रीयता किसी भी तरह राष्ट्रीयता या अंतर्राष्ट्रीयता की विरोधी नहीं है। मुझे लगता है कि जो एक राष्ट्रीय छवि भी, चाहे वो कोई इतिहास हो, चाहे देश उसकी जो बनती है, वो कहीं 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 ना कहीं क्षेत्रों और अंचलों को मिला के ही बनती है, एक बड़ी छवि। हमारे यहाँ ये हुआ है कि जगहों पे लिखने का रिवाज बहुत कम रहा है। हमने जगहों को उस तरीके से नहीं देखा। अभी पिछले दिनों मुझे, जैसे कि मेरी बरेली कोलाज पुस्तक आई है, पल्लो जी, उसकी अगली कड़ी जो जी। बरेली से जुड़ी हुई है, मैंने एक डायरी के तौर पे उसे लिखना शुरू किया। तो मुझे आश्चर्य हुआ जानकर कि बरेली में बिल्कुल प्रारंभिक दिनों में, जी। 1870-56 और पहले, या थोड़ा और बात हो, जो विदेशी मिशनरी भी आए थे, उन्होंने उन जगहों पर इतनी इतनी बड़ी किताबों की रचना कर दी, जबकि वो लेखक नहीं थे। जैसे कि एक विलियम बटलर एक आए थे बोस्टन से, तो बरेली आने और उसके जाने के बाद उन्होंने 570 पृष्ठों की एक किताब, फ्रॉम ओहो! बोस्टन बरेली एंड बैक, जिसमें 1856 और 57 भी दर्ज है, बहुत सघनता से दर्ज है। मुझे तो देखकर आश्चर्य हुआ कि ऐसी पुस्तक लिख दी। बरेली के एक मिशन हॉस्पिटल बहुत मशहूर है, एक समय तो बहुत ही ज्यादा प्रतिष्ठा थी उसकी, उसको स्थापित किया था क्लैरा ये स्वैन ने, एक महिला थी, मिशनरी महिला। उन महिला ने जो एक किताब लिखी है, उस किताब में बरेली बहुत भावुक रूप में भी दर्ज है। इसी तरीके से जब मैंने फतेहगढ़ डायरी लिखी, जिसका मैनेजर पांडे जी ने फतेहगढ़ में जाके विमोचन किया था, मैं 4 साल वहां भी मुझे रहने का मौका मिला, तो मुझे आश्चर्य हुआ कि जब मैं
93 में फतेहगढ़ पहुंचा और 96 तक रहा। तो आजादी के बाद से लेकर 1993 तक फतेहगढ़ पर हिंदुस्तान भारतीय ने या फतेहगढ़ या फर्रुखाबाद के रहने वाले किसी व्यक्ति ने उस जगह पर कोई पुस्तक नहीं लिखी। लेकिन कम से कम 1 दर्जन पुस्तकें फतेहगढ़ जैसी छोटी जगह पर, एक छावनी है जो जिले का मुख्यालय है, उस पर अंग्रेजों की लिखी हुई है। और एक बीच में और बात कहना चाहेंगे, और वो ये अपनी तरफ से कि जब मैं फतेहगढ़ में तलाश कर रहा था कुछ चीजें, तो उसी दौरान मुझे जानकारी मिली कि इस इलाके में जो आल्हा गाई जाती है या जो आल्हा लिपिबद्ध हुई है, वो अंग्रेज जज ने लिखवाई थी। जी 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 जी, आपने दर्ज किया है किताब में। हाँ, मैं पढ़ा होगा। आबादी कम हुआ करती थी, तो उन दिनों जज और कलेक्टर एक ही हुआ करता था। एक हत्या का मुकदमा उस अंग्रेज जज के सामने प्रस्तुत हुआ। उसने अपनी टूटी फूटी हिंदी में उस मुल्जिम से पूछा कि तुमने उसको क्यों मारा? तो उसने कहा, जाको बैरवी जिंदा बैठो, ताको जीवे को धिक्कार। जज उसको ठीक से समझ नहीं पाया, तो पेशकार से पूछा, तो पेशकार ने बताया कि आल्हा सुना रहा है। तो उसने कहा, आल्हा का मर्म बताया उसने। तो उसने कहा, ऐसा तो दुनिया में कोई काव्य नहीं है जिसमें इतनी भाव प्रवणता हो, उसे पढ़ के कोई किसी को मार दे। हम इसको पढ़ना चाहते हैं। तो पता लगा उसे कि आल्हा लिखी हुई नहीं है, वो तो गाई ही जाती, कंठ दर कंठ, वो सुरक्षित है। तो उस अंग्रेज जज ने गवैये बुलाए आल्हा के, आल्हा सुनी और उसके बाद वो आल्हा लिपिबद्ध की गई। तो एक कहने का मतलब ये है कि एक लोक काव्य के प्रति, जो बिल्कुल जमीनी काव्य है, जो जिसमें देहाती भाषा, जमीन की भाषा है, उसको जानने समझने में और उसको लिखवाने में एक विदेशी हुक्मरान का किस तरीके से योगदान रहा, ये बड़ी बात है। हम इस तरीके से अपनी लोक भाषाओं के लिए, लोक से जुड़ी चीजों के लिए संरक्षित करने के लिए चिंतित नहीं है। मैंने अभी पिछले दिनों एक निरंकार देश सेवक के घर एक पत्र, एक पोस्टकार्ड देखा राहुल सांकृत्यायन जी का। उस पोस्टकार्ड में राहुल जी ने निरंकार देश सेवक को लिखा था कि तुम्हें पांचाल के जन गीतों का संकलन करना चाहिए। पांचाल प्रदेश वो है जो बरेली उसकी राजधानी है, और ये इलाका जो है ये पांचाल भी बोला जाता है। तो इतने बड़े रचनाकार की, इतने बड़े साहित्यकार की दृष्टि ये थी कि ये काम, जमीनी काम एक अंचल का कितना जरूरी है। मेरी जो किताबें जगहों पे आई हैं, क्योंकि शायद इसीलिए आशीष राय ने सवाल रखा होगा, तो उनमें यही दोष है कि वो उन जगहों और शहर का इतिहास नहीं बन पाई हैं वो अपने ढंग से। और मेरे लेखन का भी ये दोष है कि मैं विधाओं का अतिक्रमण करता हूँ, तोड़ ताड़ देता हूँ, और उसके चलते मेरी किताब ना तो इतिहास बन पाती है, ना संस्मरण बन पाती है, ना रेखाचित्र बन पाती है, ना जीवनी बन पाती है, और कई बार उस कालखंड का वैचारिक इतिहास बन के रह जाती है जिसमें उसका पूरा विकास दिखाई देता है। तो ये दोष भी है, लेकिन इस कारण वो पठनीय भी है। मुझे लगता है कि उसमें संप्रेषण की जो ताकत है वो शायद अधिक बन जाती है, और ये ढंग बन गया हमारे लिखने का। तो शहरों को पूरी तरीके से चीनने में हमारा जो लिखने का ढंग है ये थोड़ा बाधक बना है। देखिए, आपने बहुत अच्छे से उत्तर दिया इस सवाल का, लेकिन मैं 2 बातें अपनी तरफ से कह देता हूँ जल्दी से। पहली बात तो ये कि अंग्रेजों से या यूरोप वालों से हमें और कुछ नहीं तो कम से कम ये तो सीखना चाहिए कि डॉक्यूमेंटेशन कैसे होता है, किस तरह से किया जाना चाहिए। और मतलब मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ, आप जानते हैं। हमारे राजस्थान का सबसे, जैसा भी है, मैं उस अच्छाई बुराई नहीं कह रहा, लेकिन उसका मुकम्मल इतिहास जितना कायदे से, जितना बड़ा, जितना ढंग से कर्नल जेम्स टॉड ने लिखा है, न पहले न बाद में किसी का ध्यान नहीं गया उस तरफ। तो मानक है, ये ये एक बात सीखनी चाहिए यूरोप वालों से। और दूसरी बात जो आपने कही कि आपकी किताब न संस्मरण बन पाती है, न डायरी, न रेखाचित्र, न ये। देखिए, वही सबसे सुंदर बात है कि हम कुछ समझते रहे, वो किताब कुछ कहे, और जिसको जो अर्थ ग्रहण करना हो करे। ये तो बड़ा खुलापन है, और एक खुलापन किताब की ताकत है। मुझे लगता है कि यही किताब की सबसे बड़ी सुंदरता है। और मैं इसीलिए ये कहता हूँ कि कथेतर विधाओं में जो इतनी सारी किताबें आई हैं पिछले 10, 20, 25 सालों में, उनमें इन किताबों का एक खास तरह का महत्व है।
चाहे वो पहचान बिसलपुर हो, के भीतर शहर जिताब हो, या बरेली डायरी, बरेली कोलाजी या बरेली वाली किताब हो। तो खैर, अगला सवाल फिर वो अलीफ नजीम साहब ने एक सवाल पूछा है, जिसका उत्तर आप दे, कोई नई बात तो आप जल्दी से कह दीजिएगा। उन्होंने भी यही सवाल पूछा है, जनपद इतिहास पर विद्यार्थी जी का उच्च काम है। थोड़ा सा सुनने में दिक्कत आ रही है। लेकिन कोई और बात हो तो आप कहें। नहीं, मैंने कहा सुनने में थोड़ी दिक्कत आई। अच्छा अच्छा अच्छा, अब थोड़ा आपको disturbance- ठीक सुनाई दे रहा है? नहीं, आपकी अब जो तस्वीर मैं बोल हिल रहा रही है थोड़ा। अब जो मैं बोल रहा हूँ, आ रही है आवाज आपको? नहीं, आवाज तो आ रही, लेकिन बाकी जो पिक्चर है वो कोई बात नहीं, थोड़ी डिस्टर्ब है। आप चित्र की चिंता न करें, आप आवाज आ रही है वो पर्याप्त। उसके साथ आवाज भी गड़बड़ हो रही थोड़ी। ओ, अब मैं सवाल फिर से रिपीट करूं? सवाल, हाँ, वो सुन नहीं पाए, इसीलिए मैंने कहा, समझ में नहीं आया। आलिफ नजीम साहब ने पूछा है कि जनपदीय इतिहास पर भी श्री सुधीर विद्यार्थी जी का उच्च स्तर का काम है। जनपदीय इतिहास का महत्व बहुत है। इसे देखते हुए क्या स्कूलों के पाठ्यक्रम में इसे जगह नहीं मिलनी चाहिए? हाँ, अलिफ नाजिम का ये सवाल वो आशीष राय जी के सवाल से थोड़ा भिन्न है। वो थोड़ा भिन्न इसलिए है कि जिस जगह पे छात्र पढ़ रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, जिस इलाके में पढ़ रहे हैं, उस इलाके से भी उनका परिचय थोड़ा होना चाहिए कि आखिर इस इलाका क्या है जहां हम बैठे हैं। तो इस नाते जनपदी इतिहास को थोड़ा बहुत, बहुत अधिक नहीं, लेकिन थोड़ा तो परिचय कराना ही चाहिए, और ये बहुत जरूरी है। मुझे लगता है कि अलिफ नाजिम जी की चिंता है वो शायद यही है कि सबसे पहले कोई भी छात्र, कोई भी युवक, कोई भी किशोर अपने जनपद, यद्यप जनपद को जिस तरीके से परिभाषित किया जाता है, वो जनपद उतना ही नहीं है जो जिले की सीमा है, वो थोड़ा विस्तारित भी हो सकती है अपने सांस्कृतिक रूप में, जो सांस्कृतिक पहचान है उसकी। तो उस जगह से परिचित होने के बाद मुझे लगता है कि अपनी संस्कृति को, अपनी जनपदीय इतिहास को, और उसके साथ अपनी जनपदीय चेतना को जानने में व्यक्ति को मदद मिले। बिल्कुल बिल्कुल। अगला सवाल, या ये मैं कहूँ, हाँ, टॉक से अंशुल दूनी का एक सवाल है। उन्होंने पूछा है कि मेरा प्रश्न यह है कि स्वतंत्रता सेनानियों के स्मारक बनाने को लेकर आपके प्रयासों के साथ आपने जनता को किस तरह जोड़ा और उसे आंदोलन का रूप किस तरह दिया, साथ ही उन स्मारकों के निर्माण में ने आम जन की इतिहास और उन महापुरुषों को समझने की दृष्टि को किस तरह प्रभावित किया? स्वतंत्रता सेनानियों के बजाय अगर यहाँ पर क्रांतिकारी शब्द का ही इस्तेमाल किया जाए तो मुझे ज्यादा सुविधा रहेगी बात करने में भी। मैंने क्रांतिकारियों के स्मारक बनाने का प्रयास किया, और वो प्रयास केवल ऐसा नहीं कि वो केवल हमारे जनपद तक सीमित रहा हो, बल्कि पूरे देश में ही हमने एक मुहिम चलाई। उस मुहिम के जरिए मैं सिर्फ लोगों को ये बताना चाहता था कि अमुक अमुक जगहों पर किस तरीके के क्रांतिकारी संग्राम हुए, उन क्रांतिकारी संग्रामों की चेतना क्या रही, उन क्रांतिकारी संग्रामों से उस समय में लोगों का जुड़ाव क्या रहा, या लोग उन संग्रामों के बारे में क्या सोचते थे। जैसे मैं 2003 में बरेली रहने आया था बच्चों की पढ़ाई के सिलसिले में, लेकिन फिर यहीं जा बसा। ठीक उससे पहले बरेली में लोगों को इस बात की जानकारी नहीं थी कि बरेली का जो केंद्रीय कारागार है, उस कारागार में भारतीय क्रांतिकारियों ने जेल के भीतर जो संघर्ष किया है, भारतीय क्रांतिकारियों की विशेषता रही है कि वो केवल ऐसा नहीं कि जेल में जाके उन्होंने ये समझ लिया हो उनके कर्तव्य की तिश्री हो गई है और आंदोलन से उनका कोई वास्ता नहीं रहा, बल्कि जेल के भीतर उन्होंने नए हथियारों से, सर्वथा नए हथियारों से, उसी साम्राज्यवाद विरोधी संघर्ष को, जिसे वो जेल से बाहर रहकर जारी रखे हुए थे,
उसको वहां रह के एक अद्भुत गति दी। ये जानने योग्य है, एक अलग अध्याय हो सकता है, ये विश्वविद्यालयों के इतिहास विभाग में शोध का एक बेहतर विषय हो सकता है, लेकिन जो विश्वविद्यालयों में प्राध्यापक बैठे हुए हैं उनकी इस ओर दृष्टि नहीं जाती है। बरेली के केंद्रीय कारागार में सबसे बड़ी लड़ाई राजनीतिक कैदियों के अधिकारों की क्रांतिकारियों ने लड़ी, और उस लड़ाई को उन्होंने इस संजान तक पहुंचाया कि राजनीतिक कैदियों के वे अधिकार मृत्यु के दरवाजे तक पहुंचकर उन्होंने प्राप्त कर लिए, तब जाकर उन्होंने अनशन को तोड़ा है। मृत्यु के दरवाजे से वो लौटे हैं। लेकिन तकलीफ ये होती थी जान के मुझे कि बरेली के लोगों को इस इतने बड़े संघर्ष की जानकारी ही नहीं होती उस इतिहास की, और वो इतना बड़ा संघर्ष था कि जिस समय वो आंदोलन चल रहा था, 52 दिन चला है, 53वें दिन हड़ताल तोड़ी है काकोरी के 4 कैदियों में, जो मनमथनाथ गुप्त, मुकुंदीलाल, राजकुमार सिन्हा और सचिननाथ बख्शी। उस हड़ताल को इसलिए तोड़वाने में भगत सिंह की दिलचस्पी बढ़ी लाहौर के जेल से, कि इन 4 कैदियों का जीवन न समाप्त हो जाए कहीं। तो भगत सिंह ने एक तार दिया वहां से, तब भी उन्होंने अनशन नहीं तोड़ा। उसके बाद भगत सिंह ने एक भावनात्मक हथियार और चलाया कि अपने पिता सरदार किशन से टेलीग्राम भिजवाया कि काकोरी के वो कैदी अनशन तोड़ दें, तब भी उन्होंने अनशन नहीं तोड़ा। कहना ये चाहता हूं, जगह जगह पर जो संग्राम इस तरीके के हुए हैं, उन संग्राम को लिखने के द्वारा तो मैं लाया हूं अपने लेखन में, अपनी किताबों में, चीजों में, लेकिन वहां स्मारक बनाकर भी मैंने एक चेतना जगाई है। जैसे बरेली केंद्रीय कारागार में है, मैंने 11 क्रांतिकारियों के नाम पे, अब तो उसमें एक नाम सचिननाथ सान्याल का भी जोड़ा जाना चाहिए, जिनके नाम पे एक और बैरक बन रही है, उनके नाम पे बैरक, पत्थर, द्वार, और ये सब अपने खर्चे पे कराया। ऐसा नहीं कि इसमें किसी का हमने सहयोग लिया हो, बल्कि 1857 में खान बहादुर खान की शहादत के बाद बरेली की जमीन पर जो दूसरी शहादत हुई है, वो क्रांतिकारी प्रताप सिंह बारहट, जो राजस्थान के थे, शाहपुरा के, उनकी शहादत केंद्रीय कारागार के भीतर हुई। तो ये एक बहुत अच्छा राजस्थानी शैली में पत्थर का स्मारक बरेली की जमीन पर बना, और शाहपुरा जाकर मैंने सिर्फ यही कहा कि मैं यहाँ आकर बरेली और शाहपुरा का एक रिश्ता जोड़ने आया हूँ। मैंने बरेली केंद्रीय कारागार की उस बैरक की मिट्टी भी शाहपुरा भिजवाई, जो बहुत भावुक मन से वहां के लोगों ने ग्रहण की। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो जगह जगह पर हमने स्मारक बनाए हैं, हम जितना चाहते हैं उतना तो नहीं हो पा रहा है कि जनता के बीच, आखिर एक व्यक्ति की सीमाएं हैं, एक व्यक्ति की शक्ति है, उसका समय है, लेकिन फिर भी लेखन से जो समय बचता है, ताकि जो स्मारक है उनका बहुत महत्व तो इसलिए है कि आम जनता भी, आम लोग भी निकलते बैठते उन चीजों को देखते हैं और कहीं ना कहीं उससे प्रेरित होते हैं, जाने का प्रयास भी करते हैं। आपको हैरत होगी कि अंडमान में जो सेलुलर जेल है, उसके अलावा एक और जेल है पुरानी, जो 1857 के कैदियों से ही ब्रिटिश हुक्मरानों ने वहां तैयार कराई थी। उसको देसी भाषा में, बोलचाल में चेन जेल कहा जाता है। कैदी उस समय तक पत्थर और चेन से बंधा रहता था जब तक कि उसकी मृत्यु न हो जाए। कितना अमानवीय था। लेकिन उस जेल को तोड़कर जब वहां के सांसद, जो भाजपा के सांसद थे, नाम इस समय मुझे याद नहीं आ रहा, आदरणीय मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल का वो दौर था, विष्णुपद रे शायद उनका नाम था, अगर मैं गलत मुझे न हूं, तो उन्होंने मुझे एक पत्र लिखा, भाजपा के सांसद ने, कि ये चेन जेल तोड़ के यहाँ 3 स्टार होटल बनाया जा रहा है, और यहाँ इस होटल के बन जाने का अर्थ ये होगा कि एक आदिवासी महिलाओं के शोषण का केंद्र बनेगा, अय्याशी का केंद्र बनेगा। तब मैंने उसमें प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर उस चेन जेल को तोड़कर 3 स्टार होटल बनने की जो मुहिम चल रही थी, जो कोशिशें हो रही थी, उसको रुकवाने का प्रयास किया। मुझे नहीं पता कि बात को उसका क्या रहा। जी जी जी, सुनकर ही इतना खराब लग रहा है, लेकिन अब क्या कीजिए, व्यावसायिकता और तमाम तरह की चीजें। और जो आपने शाहपुरा वाला जिक्र किया, तो मैं उस बात को सुनते हुए मेरे भीतर भी रोमांच पैदा होता है। चित्तौड़ जिला जहां का मैं रहने वाला हूं, उसके पड़ोस का जिला है भिलवाड़ा जिला, और भिलवाड़ा जिले का ही एक तहसील है शाहपुरा, जहाँ के केसरी सिंह बारठ थे।
और मेवाड़ के महाराणा जो कि हमारे भी महाराणा थे, यानी कि चित्तौड़ भी जिनके राज्य के अधीन था, भीलवाड़ा भी उनके राज्य के अधीन था। तो हम लोग एक तरह से अगर रियासत कालीन राजस्थान को देखें तो हम एक ही राज्य के निवासी थे, और केसरी सिंह बारठ की स्मृतियां अभी भी लोगों के जेहन में है। लोग आदर और श्रद्धा से उनको याद करते हैं। लेकिन आपने बरेली में जो उनकी यादों को बचाने के लिए, उनकी स्मृतियों को सहेजने का के लिए जो किया, वो सच में उसके लिए जितना हम लोगों को कृतज्ञ होना चाहिए, मैं क्या कहूँ। तो खैर, एक अगला सवाल है सचिन मोहन का। देखिए, एक डिबेट ये भी है कि गांधी जी ने कम काम किया या क्रांतिकारियों ने कम काम किया, या गांधी जी ने ज्यादा काम किया, क्रांतिकारियों ने ज्यादा काम किया। मैं तो उस डिबेट में नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरा तो ये मानना है कि जो वो एक कहानी है ना, राम जब लंका के लिए पुल बना रहे थे, तो उस पुल बनाने में गिलहरी बार बार अपने समुद्र में जाती, गीली होकर आती और रेत में लौटती और फिर जाती। तो राम जी ने उससे पूछा कि ये क्या कर रही हो, तो उसने कहा कि मैं अपनी शक्ति से जितनी रेत ले जाके समुद्र में डाल सकती हूँ डालती हूँ। तो आशय ये है कि अगर एक छोटे से इलाके के छोटे से स्वतंत्रता सेनानी ने अगर एक दिन के लिए भी जेल भुगती, अंग्रेजों की खिलाफत की, तो मैं तो ये मानता हूँ उनका भी उतना ही सम्मान होना चाहिए जितना भगत सिंह या हम गांधी जी का सम्मान करते। सभी का सम्मान है, मेरा आशय है। तो सचिन मोहन ने जो सवाल पूछे, लेकिन उनका आप इशारा समझ जाए, उन्होंने ये पूछा है कि तत्कालीन समय से लेकर वर्तमान परिदृश्य तक के इतिहास के सफर में गांधी जी का देश में क्या स्थान है। ये एक सवाल सचिन जी का है, लेकिन इस आशय के भी सवाल कुछ पूछे गए हैं कि गांधी जी के योगदान को ज्यादा समझे या क्रांतिकारियों के योगदान को ज्यादा समझे। जी, आप सुन पाए ना? हाँ, सुन पाया। बीच में थोड़ा सा जी बाधा तो आ रही थी, फिर मैं सुन लिया मैंने। तो सचिन मोहन ने जो सवाल किया है कि तत्कालीन समय से लेकर वर्तमान परिदृश्य तक इतिहास का सफर है, उसमें गांधी जी का क्या स्थान है। निश्चय ही गांधी जी का उसमें बड़ा स्थान है, लेकिन केवल बड़ा स्थान कह देने मात्र से गांधी का मूल्यांकन पूरा नहीं हो जाता। गांधी के मूल्यांकन में जो बाधा उत्पन्न होती है वो ये कि हम गांधी को एक व्यक्ति, एक स्वाधीनता सेनानी नहीं मानते हैं, बल्कि कई बार महात्मा और देवता मानकर जब हम उनका मूल्यांकन करने चलते हैं तो निश्चय ही उसमें कुछ गड़बड़ियां हो जाती हैं। गांधी की पर बात कहने से पहले मैं पहले भी इस बात का संकेत कर चुका हूं। गांधी 1921 में राजनीतिक गगन में आए। पहला आंदोलन उन्होंने असहयोग आंदोलन चलाया। देखा यह जाना चाहिए कि इस भारतीय राजनीति में, यानी स्वाधीनता के युद्ध में, गांधी का यह प्रयोग, जो अहिंसा का प्रयोग था, जो सत्याग्रह के जरिए आजादी पाने का था, वो सर्वथा नया था। और ऐसा नहीं कि गांधी और क्रांतिकारियों को जो लोग एकदम विरोध में खड़ा कर देते हैं एक दूसरे के, उन्हें यह जानना चाहिए कि गांधी के सर्वथा नए इस प्रयोग को, जो असहयोग के रूप में सामने आने वाला था, कलकत्ते में क्रांतिकारियों ने एक बैठक बुलाकर ये तय किया था कि हम इस अवधि में अपने क्रांतिकारी अभियान को पूरी तरीके से रोक देंगे, और गांधी के इस प्रयोग को, जो सर्वथा नया प्रयोग था अहिंसा के नाम पर, उसको देखेंगे। सभी को पता है कि हिंसा और अहिंसा के सवाल पर गांधी ने 1921 का वो आंदोलन वापस ले लिया। इससे क्रांतिकारी ही केवल नाराज और निराश नहीं हुए थे, बल्कि गांधी के जो सहयोगी थे, चाहे वो चित्तरंजन दास रहे हों या मोतीलाल नेहरू रहे हों, वो भी निराश हुए थे। और एक सवाल फिर उठ खड़ा हुआ था कि क्या इस रास्ते के जरिए आजादी प्राप्त की जा सकती है। दूसरी बात थोड़ी सी पहले वाली कहना चाहेंगे, वो ये कि 1921 के गांधी के आंदोलन की शुरुआत से ठीक पहले 63 साल अकेले क्रांतिकारी ही लड़ते रहे। गांधी 1921 में आए हैं, और 21 के बाद 21 में जो एक और क्रांतिकारी आंदोलन के विद्यार्थी के नाते उस आंदोलन का जो मूल्यांकन करते चलते हैं, उसके साथ खिलाफत आंदोलन भी चलाया गया था। और खिलाफत आंदोलन टर्की में जो एक कठमुल्ला सत्ता थी खलीफा की, उस सत्ता को बेदखल करके मुसलमानों के एक प्रगतिशील शासक कमाल पाशा ने जिस तरीके से वहां बागडोर संभाली और उस समाज का निर्माण
एक नए समाज का निर्माण प्रारंभ किया, तो खिलाफत आंदोलन तो पूरी तरीके से खलीफा की सत्ता को वापस लाने के लिए था, जो इतिहास के पहिए को उल्टे घुमाने जैसा भी था। बीच में एक बात और याद आ रही मुझे कि क्रांतिकारी रामप्रसाद बिस्मिल कमाल पाशा के बहुत बड़े प्रशंसक थे। अपनी आत्मकथा में उन्होंने कमाल पाशा को बड़ी जगह दी है। सुना यह भी है मैंने, अभी वो चीजें हासिल नहीं हो पाई हैं, कि 2-3 बार कमाल पाशा और रामप्रसाद बिस्मिल के बीच पत्र व्यवहार भी हुआ है। लेकिन एक बात जरूर मुझे बहुत रोमांचित भी करती है कि कमाल पाशा ने अपने तुर्की में एक शहर ही रामप्रसाद बिस्मिल के नाम पे बना दिया, जिसे बिस्मिल शहर कहा जाता है, जो बिस्मिल जिला का एक अद्भुत शहर है, जो अपने पार्कों की खूबसूरती के लिए जाना जाता है, जिसमें कई शहर हैं, कस्बे हैं, 13 गांव हैं उसमें, वो रामप्रसाद बिस्मिल के नाम पर उन्होंने बना दिया। तो ये जो संबंध बनता है कमाल पाशा और रामप्रसाद बिस्मिल का, और कमाल पाशा की सत्ता को फिर से हटाकर खलीफा की सत्ता को वापस लाना, ये मुझे लगता है कि एक अक्रांतिकारी बात थी। असहयोग को खिलाफत के साथ निरंतर आगे भी बहस होती रहेगी, बात होती रहेगी कि चलाया जाना चाहिए था, चलाया नहीं जाना चाहिए था। लेकिन एक बात बहुत भरोसे के साथ हम कहना चाहेंगे, और वो मात्र इतनी कि असहयोग आंदोलन में से खिलाफत के चलाए जाने से जो मुसलमान हिंदुस्तान के खिलाफत में आए थे, खिलाफत आंदोलन से जुड़े थे, खिलाफत के समाप्त होते ही वो वापस चले गए। बेहतर ही होता है कि हिंदुस्तानी मुसलमानों को देश की आजादी के सवाल पर असहयोग आंदोलन से जोड़ा जाता, और इसके दूरगामी नतीजे साबित हुए। फिर गांधी की यात्रा 1942 तक जाती है। अब गांधीवादियों या गांधी के प्रशंसकों को ये बात गले नहीं उतरेगी कि 1942 का जो आंदोलन था, और गांधी 9 अगस्त को गिरफ्तार होके जेल में चले गए थे, उन्होंने भीतर से आंदोलन को जो चरित्र देखा, यानी 42 का आंदोलन जिस तरीके का बन गया था, गांधी ने वहां से देखा और सीधे सीधे कह दिया कि मैं इसके पितृत्व से इनकार करता हूं, मेरा आंदोलन नहीं है। 1942 के आंदोलन की एक विशेषता थी कि घोषित तो उसे कांग्रेस और गांधी ने किया था, लेकिन अंततः वो क्रांतिकारी शक्तियों के हाथ में चला गया, जो देहातों, कस्बों, शहरों से लेकर बड़े महानगरों तक पूरी तरीके से जिसे क्रांतिकारी शक्तियां हैं संचालित करती रही। इसीलिए 1942 के आंदोलन का मूल्यांकन करने में लोगों से इसलिए चूक हो जाती है कि 42 का आंदोलन क्रांतिकारी चरित्र का आंदोलन था। आप देखें जगह जगह रेल पटरियां उखाड़ी गई, आग लगाई, डाकखाने लूटे गए। और एक बात का मूल्यांकन करने में और चूक हो जाती है कि 1942 के आंदोलन में जो 4 लोग शहीद हुए थे, 4 बड़े नाम हैं, शहीद तो बहुत हुए थे। एक राजनारायण मिश्र, जो लखनऊ जेल में भगत सिंह के आदर्शों को सामने रखकर फांसी चढ़े। सिंध के हेमू कलानी फांसी चढ़े। इलाहाबाद में लाल पद्मसर सिंह जो थे वो गोली से मारे गए। और महाराजगंज में 9 गोली खाकर फुलेना प्रसाद शहीद हुए। तो ये 1942 के आंदोलन में आप वो किताबें अगर देखें जो जिन्हें 1942 में गांधी या कांग्रेस के पक्षधरों ने लिखा है, तो उनमें इन शहीदों का वर्णन कहीं अनुपस्थित है, दिखाई नहीं देता है। तो मुझे याद आता है कि एक बार मैं 42 के आंदोलन से काफी पहले कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर के घर सहारनपुर में बैठा हुआ था। प्रभाकर जी ने मुझसे लंबी बातचीत करने के बाद एकाएक बोले, सुधीर तुमने 42 के आंदोलन पे कुछ लिखा या नहीं लिखा अभी तक? मैंने कहा जिस तरीके से लिखना चाहिए वो काम मुझसे छूट जाता रहा। ये तो मैंने बाद में राजनारायण मिश्र की बड़ी जीवनी लिखी, और वो बड़ी जीवनी मैं नहीं लिख पाता यदि उनके जेल में रहे साथी झारखंडे राय, जो कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े रहे, उनके बीच का पत्र व्यवहार हमें ना मिल जाता बैरक टू बैरक। तो मिश्र जी ने मुझसे कहा था कि नीचे के खाने में अलमारी के 42 के आंदोलन पे बहुत सामग्री रखी, तुम यहां से ले जाओ और 42 के आंदोलन पर लिखो। मुझे याद आता है कि 42 के आंदोलन की जब अर्ध शताब्दी आई 50 साल बाद, तब भी उस आंदोलन का मूल्यांकन नहीं हो पाया ठीक से। नागार्जुन जी पौन महीने के लिए मेरे घर ठहरे हुए थे शाहजहांपुर में। नागार्जुन ने मुझसे कहा कि 9 अगस्त को 42 के आंदोलन की याद में 50 साल गुजर गए हैं, एक जलसा रखो।
हमने एक जलसा रखा जिसमें करीब 200 लोग आए थे। नागार्जुन उसमें मुख्य अतिथि थे। ये अलग की बात है कि बाबा ने 42 के आंदोलन पर उसमें एक शब्द भी नहीं कहा, कह नहीं पाए, वो इतने अस्वस्थ थे, मुश्किल से खड़ा किया उनको। लेकिन उन्होंने 42 के आंदोलन पे ये रखा। लेकिन 42 के आंदोलन के मूल्यांकन सिर्फ गांधीवादी नजरिए से नहीं हो सकता। तो ये जो मूल्यांकन है, हम गांधी के आंदोलन को या गांधी के उसको कहीं कम करके नहीं आंक रहे हैं, लेकिन गांधी का मूल्यांकन एक व्यक्ति के रूप में हो, एक स्वाधीनता सेनानी के रूप में हो, ये जरूरी है। हाँ, ये अवश्य है कि मैं पृथ्वी सिंह आजाद के एक संस्मरण यहाँ पे शामिल करना चाहूंगा कि गांधी ने स्वराज शब्द को पूरे देश में किस तरीके से अपनी मुहिम के जरिए फैलाया, ये जानने योग्य है। पृथ्वी सिंह आजाद बड़े क्रांतिकारी थे, हथकड़ियां पड़ी हुई थी। वो दक्षिण की किसी जेल में ट्रेन से ले जाए जा रहे थे, उनके साथ 2 सिपाही थे। एकाएक बाबा बहुत होशियार भी थे, बाबा कहा करते थे हम लोग उनको, पृथ्वी सिंह आजाद को। वो वहां चलती हुई ट्रेन से आंध्रा की तरफ कूद गए, नीचे जाके गिरे। उनके पीछे घबरा के दोनों सिपाही भी कूदे, लेकिन सिपाही इस कदर चुटेल हो गए कि उन्हें उठना मुश्किल हो गया। लेकिन बाबा किसी तरीके से दूर खेतों में जा पहुंचे। लोगों ने देखा कि एक ऐसा व्यक्ति, कुछ किसानों ने काम कर रहे देखा, जिसके हथकड़ियां पड़ी हुई हैं और वो फसल के बीच कहीं चल रहा है, रेंग रहा है, छुप रहा है, तो लगता कोई डकैत आ गया है। आखिर उन लोगों ने हल्ला शुरू किया। हल्ला शुरू करने के बाद ये हुआ कि कुछ लोग लाठी बल्लम ने उधर के जो हथियार थे वो लेके आगे बढ़े। तो पृथ्वी सिंह आजाद को लगा कि अब मुझे मार दिया जाएगा। वहां से तो बच गए, उन्हें कुछ समझ में नहीं आया। तो जिस भीड़ नजदीक आती जा रही थी, एकाएक उन्होंने कुछ नारे लगाने शुरू कर दिए, स्वराज जिंदाबाद, गांधी जिंदाबाद, आजादी जिंदाबाद। तो जो गांधी का नाम सुना और स्वराज का नाम सुना, तो उस भीड़ ने कहा ये कोई स्वाधीनता सेनानी लगता है। उनको वो ले गए, बाबा की हथकड़ियां कटवाई और बाबा इस तरीके से, बाबा से मतलब पृथ्वी सिंह आजाद इस तरीके से मुक्त हुए। ये जो गांधी का योगदान है, ये बहुत बड़ा योगदान है कि एक सहज रास्ते से एक आम जनता के बीच स्वराज शब्द को, उसके मूल्यों को, उसके लक्ष्यों को किस तरीके से वो ले गए। हाँ, ये अलग की बात है कि गांधी का मूल्यांकन करते समय जो बात इससे पहले हम कह चुके हैं, उनके असहयोग से लेकर 42 के आंदोलन तक की जो हम चीरफाड़ करते हैं, विश्लेषण करते हैं, जो मूल्यांकन करते हैं, वैसा मूल्यांकन अगर कोई ये समझता है कि गांधी के विरोध में है या गांधीवाद के विरोध में है, तो उसे ऐसा नहीं मानना चाहिए। इतिहास को इतिहास के नजरिए से ही देखा जाना मुझे जरूरी लगता है। किसी व्यक्ति को महात्मा या देवता बना देने से उस व्यक्ति का भी मूल्यांकन नहीं हो सकता, उसके किए जाने वाले कार्यों का भी। जी, एक सवाल पूछा है कमरू जमा अंसारी ने। कमरू जमा अंसारी हमारे दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र हैं, विद्यार्थी हैं। अच्छा। उन्होंने लिखा कि जिस प्रकार स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े देश के वीर सपूतों पर 1 दर्जन से ज्यादा पुस्तकें आपने लिखी हैं या और भी लोगों ने भी लिखी हैं, स्वतंत्रता आंदोलन में जिस प्रकार देश के वीरों का योगदान रहा है, उसी प्रकार कुछ वीरांगनाओं का भी योगदान रहा है। आपके लेखन में ये वीरांगनाएं, आपके लेखन से ये वीरांगनाएं अभी तक वंचित है, इसका क्या कारण है? नहीं, वंचित नहीं है का सवाल अपने में ठीक है। कई बार मैं कई जगह व्याख्यान देने जाना पड़ता है मुझे, तो व्याख्यान देना मुझे कतई पसंद नहीं है, मुझे लिखना ही पसंद है। तो वहां लड़कियां या महिलाएं भी ये सवाल कर देती हैं कि आपकी कौन सी पुस्तक है जो महिला क्रांतिकारियों पर या महिला स्वाधीनता सेनानियों पर है। प्रत्यक्ष से तो नहीं है, लेकिन मैं दुर्गा भाभी के बहुत नजदीक रहा और मेरी 2 पुस्तकों में तो दुर्गा भाभी पर अध्याय हैं। इन दिनों में सुशीला दीदी पर एक बड़ी किताब लिखने की तैयारी कर रहा हूँ। उसके लिए दिल्ली की भी कई बार यात्रा की है, वल्ली महाराम की, जहां वो एक विद्यालय चलाती थी। भारतीय ज्ञानपीठ की किताब में इससे भी आगे की बात कहते हुए मैंने एक अध्याय लिखा है जो कहीं दर्ज नहीं होगा। उसमें केवल महिला क्रांतिकारियों पर ही बात नहीं है, महिला स्वाधीनता सेनानियों पर बात नहीं है, बल्कि उन महिलाओं पर भी बात है जो अगर कोई एकेडमिक ढंग का इतिहास लिखना चाहे अकादमिक ढंग से, तो उसके लिए उसका कोई महत्व नहीं होगा। ये मेरा आलेख लंबा नमिता जी ने छापा था वर्तमान साहित्य में। जैसे मैं उदाहरण देके बताना चाहूंगा कि क्या नाम आपने बताया? कमरुल जमा। कमरू जमा अंसारी। उनकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि मेरी पुस्तक जो शहर के
मेरे हिस्से का शहर है, उसमें एक अद्भुत लेख है। आप कहेंगे मैं अपने लेख को ही अद्भुत कह रहा हूँ। मैंने अशफाकुल्लाह की मां पर लिखा है। मैं वहां से चीजें निकाल के लाया हूँ। मजरुल निसा बेगम, अशफाक को अशफाक बनाने में, यानी क्रांतिकारी अशफाक बनाने में लोगों के मूल्यांकन में निरंतर चूक होती जा रही है, होती रहेगी, जब तक कि वो अशफाक की मां के बारे में नहीं जानेंगे। अशफाक की मां थोड़ी पढ़ी लिखी महिला थी। उनके बिस्तर पर सिरहाने हमेशा अखबार रखे रहते थे। डाक से वो उर्दू की पत्रिकाएं भी मंगा उनके पास उन दिनों आया करती थी। और किस बहादुरी से उस महिला ने अपने छोटे बेटे अच्छू का अशफाक के रूप में निर्माण किया। तो पूरा एक लंबा अध्याय मैंने लिखा है। मैंने उसमें बिस्मिल की मां पर भी एक लिखा है, जो कथादेश ने भी पहले किताब में आने से पहले छापा था। मुझे बहुत याद आता है कि कानपुर के क्रांतिकारी थे राजकुमार सिन्हा, जो काकुरी केस में जिन्हें आजीवन कारावास की सजा हुई थी, लंबी सजा हुई थी उनको। और उनके सगे छोटे भाई विजय कुमार सिन्हा, जो लाहौर षड्यंत्र केस में थे और जिन्हें काला पानी की सजा हुई, जो अनमन भी गए थे। और वो उस समय HSRA के बौद्धिक क्रांतिकारी में उनको शुमार थी, विजयदा की। विजयदा से मेरा बहुत नजदीकी संबंध रहा। अब देखिए महिलाओं ने कितना झेला है। सीधे सीधे अगर वो क्रांतिकारी संग्राम में नहीं भी है तो भी विजयदा की मां, मैं कह सकता हूं कि एक बड़ी क्रांतिकारिणी भी थी। जिस समय बात को नक्सलवादी रहे शिवकुमार मिश्र एक बार उनसे मिलने गए थे और उनके दोनों बेटे जेल में थे। राजूदा बरेली की जेल में थे और विजयदा अंडमान की जेल में थे। तो उस समय शिवकुमार मिश्र काफी निराश और उदास से दिखाई दे रहे थे। तो विजयदा की मां ने उनसे कहा था कि अरे तू उदास होता है, तेरे तेरे उदासी कैसी? देख मेरे 2 बाघों जैसे बेटे जेलों में हैं और मैं कहीं उदास नहीं, मैं कहीं निराश नहीं हूं। तो इन क्रांतिकारियों को बनाने में उनके माँ बापों का भी कितना बड़ा योगदान रहा। और दूसरी बात ये और कहना चाहेंगे कि जिस समय बहुत ज्यादा उत्पीड़न अनेक वर्षों तक विजयदा के परिवार का हुआ है, दोनों भाइयों का, उनके परिवार का हुआ है, तो विजयदा की जो एक बहन थी, राजकुमार सिन्हा और विजय कुमार सिन्हा की बहन, मुझे नाम याद नहीं आ रहा उनकी बहन का, वो उस उत्पीड़न को बर्दाश्त करते करते, झेलते झेलते पागल हो गई थी, विक्षिप्त हो गई थी। विजयदा का अब निधन हो चुका है, वो सिकंदराबाद आंध्रा में रहे हैं। मैंने एक बार विजयदा से ये पूछा था उस बहन के बारे में। उनका पत्र आया था कि वो मैं चर्चा नहीं कर पाता हूँ, मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। आजादी मिल चुकी थी, लेकिन आजादी के बाद भी वो उनकी विक्षिप्त बहन, मुझे नहीं पता किस तारीख को उसका निधन हुआ, किन हालातों में उसका निधन हुआ, लेकिन वो चीख चीख पड़ती थी, देश स्वतंत्र हो चुका था, कि पुलिस आ गई है, वो भैया वो पकड़ के ले जा रही है। ये भी महिलाओं का योगदान रहा। मैंने उस अपने आलेख में एक अध्याय में, चूंकि शीर्षक भी ऐसा है जो कहीं इतिहास में दर्ज नहीं होगा, इसे इतिहास नहीं माना जाएगा। एक और उदाहरण बताना चाहेंगे कि भगत सिंह के ग्रुप में जो HSRA जिसे कहा जाता है, चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में, जिस एक क्रांतिकारी को लाहौर षड्यंत्र केस में काला पानी की सजा हुई थी, उनका नाम था डॉक्टर गया प्रसाद। डॉक्टर गया प्रसाद अकेले ऐसे क्रांतिकारी उस ग्रुप में थे जो शादीशुदा थे। पार्टी में शामिल होने के बाद घर आए और उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि देखो मैं आजादी की, देश की आजादी की लड़ाई के लिए क्रांतिकारी पार्टी में शामिल हो गया हूं, अब तुम मुझे विदा करो, अपने माथे का सिंदूर पोंछ डालो, मेरे माथे पर हाथ रख के मुझसे कहो कि जाओ, मैं तुम्हें संग इस लड़ाई के लिए भेज रही हूं। वो देहाती महिला, गैर पढ़ी लिखी महिला, रोने लगी। डॉक्टर साहब ने उसे अनेक वीर स्त्रियों के किस्से सुनाए, लेकिन उस साधारण सी महिला के दिमाग पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। वो सिर्फ रोती रही, जो कुछ कहती रही वो सिर्फ अपने आंसुओं के जरिए कहती रही। आखिर डॉक्टर साहब को तो तुरंत जाना ही था घर से। डॉक्टर साहब ने उसका हाथ उठाया, अपने हाथ से तो उसका सिंदूर पोंछ दिया और जबरदस्ती उसका एक हाथ पकड़ के अपने माथे पे, अपने सिर पर रखा और कहा कि कहो कि मैं तुम्हें विदा करती हूं। वो महिला जैसे तैसे टूटे फूटे शब्दों में कह पाई। डॉक्टर साहब बात को जेल चले गए भगत सिंह के साथ। जेल के दरवाजे पर भी जाना उस महिला के लिए गुनाह था। कुछ पुराने संस्कार ऐसे थे जिन्हें नहीं जा पाई।
उस महिला की डेथ हो गई, निधन हो गया। ये देखिए कितना बड़ा योगदान था, कितना बड़ा त्याग था। आपको दिल्ली का एक किस्सा छोटा सा सुना है, जिसे कहने का मैं लोग समरण नहीं कर पा रहा हूँ। जो लॉर्ड हार्डिंग बम केस हुआ था, उसमें बहुत से क्रांतिकारी पकड़े गए। उसमें क्रांतिकारी थे बाल मुकुंद। बाल मुकुंद दिल्ली की जेल में बंद थे। उनकी पत्नी रामरती उनसे मिलने आई जेल में। पूछा कहाँ सोते हैं? उन्होंने इशारा कर दिया, एक तख्त नुमा ईंटों का बना हुआ था, उस पर सोते हैं। बोले इस पे बिछाते क्या है? बाल मुकुंद जी बोले इस पे कंबल एक पुराना सा है, वो बिछा देते हैं। रामरती घर पहुंची लौट के, और एक ईंटों का फर्श बना के उस पे गर्मी के दिनों में कंबल बिछा के सोने लगे। उसके बाद दूसरी मुलाकात में वो पहुंची तो उन्होंने अपने पति से पूछा कि खाते क्या है? तो सामने रखे बर्तन की तरफ इशारा कर दिया, ये चावल इसमें रखे हैं और इसमें कंकड़ पड़े हुए। बाल मुकुंद की पत्नी घर गई और चावल उबाल के, चावल में कंकड़ डाल के उबाल के उसको खाने लगी। और जिस दिन बाल मुकुंद जी को फांसी हुई है, मास्टर अमीचंद को फांसी हुई, बाल मुकुंद को फांसी हुई, 4 व्यक्तियों को फांसी हुई दिल्ली में। उस दिन सवेरे सवेरे उनकी पत्नी ने नहा धो के बाहर एक पेड़ था उसके चबूतरे के पास बैठी, और थोड़ी देर में देखा वो निष्प्राण हो गए। उनका शरीर निष्प्राण हो गया। ठीक उसी समय उनके प्राण निकल गए जिस समय दिल्ली की जेल में बाल मुकुंद को फांसी पर लटकाया गया। तो महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है, तो कई बार जाहिरा तौर पर या इतिहास में हमें दिखाई नहीं देता। निश्चय ही आपके साथी की वो जो शिकायत है, वो भीतरी तौर पे तो जायज नहीं है, लेकिन जाहिरा तौर पे इस तरीके से जायज है कि मेरी 1 दर्जन से अधिक नहीं बल्कि 2 दर्जन किताबों में पृथक से कोई पुस्तक अभी तक महिला क्रांतिकारियों पे नहीं आ पाई है। जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश के हमारे कॉमरेड साथी लगातार हमसे कह रहे हैं कि जो काम तुम ही कर पाओगे। विभूति नारायण राय के जरिए भी उन्होंने एक बार एक फोन करवाया मुझसे कि दुर्गा भाभी पर एक बड़ी किताब लिखकर हम उन्हें सौंप दें। लेकिन कई बार होता है कि जो काम जरूरी करना चाहते हो वो छूट जाते हैं। कई बार कामों में व्यवधान भी उत्पन्न हो जाता है। निश्चय ही एक पुस्तक ऐसी भी होनी चाहिए जो महिला क्रांतिकारियों के योगदान को बहुत अच्छे ढंग से प्रस्तुत कर सके और उसे रेखांकित कर सके। जी, ठीक कहा आपने। वो हजारों ख्वाहिशें ऐसी गालिब याद आ जाते हैं कि क्या किया जाए, क्या ना किया जाए। लेकिन फिर भी मैं तो ये कहता हूँ मेरी पीढ़ी के लोगों को, कमरू जमा जैसे हमारे नौजवान दोस्तों को आपसे सीखना चाहिए। बजाय मैं तो कमरू जमा से ये भी कहूँगा कि आपसे ये आग्रह करने के मैं उनसे आग्रह करता हूँ कि वो कुछ काम करें। वो अरे अपनी भाई, ज़िम्मेदारी समझें, वो भी अपनी ज़िम्मेदारी समझें कि अब कोई दूसरा थोड़ी आके हमारी कीर्ति गाथाएँ बताएगा हमारे पुरखों की, हमें ही काम करना होगा। एक सवाल रोहित कुमार ने पूछा है और ये सवाल उन्होंने ये पूछा है कि जिस तरह ऑडियो विजुअल का दौर चल पड़ा है, क्या आपको नहीं लगता कि क्रांतिकारियों पर आपके लिखे का फ़िल्मांकन होना चाहिए, ताकि युवा पीढ़ी ज़्यादा से ज़्यादा इससे जुड़ सके और ये चीज़ें युवा पीढ़ी तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँच सके? हाँ, ये कई साथी, रोहित जी ही नहीं बल्कि कई साथी इस बात को मुझसे बार-बार कहते हैं। लेकिन एक तो यह है कि हमारे इस नए माध्यम में मुझे कोई जानकारी नहीं है, आपको जान के हैरत होगी पल्लव जी, कि शायद हम इस तरीके से पहली बार बातचीत कर रहे हैं। जी, और जी, वो जी। भी यहाँ घर में, हमारा बेटा है, अगर वो इस समय ना होता, यहाँ बाहर था, तो शायद ये भी बातचीत संभव नहीं होती। दूसरे, इस नए माध्यम में हमारी बहुत दिलचस्पी भी नहीं है, जो होनी चाहिए। और वो इस कारण नहीं है कि मुझे अपने लेखन में इतना सुख मिलता है, लिखते समय, कि मैं उस सुख से वंचित नहीं रहना चाहता हूँ। हाँ, अलग की बात है जब मैंने इतनी चीजें लिपिबद्ध कर दी हैं और वो प्रकाशित होकर सामने आ भी गई हैं, तो कोई नए माध्यम के जानकार नए लोग जिन्हें इस विषय में भी दिलचस्पी हो, वो उस काम को हाथ में लें। हम ये तो चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक चीजें पहुंचे, लेकिन अब किस तरीके से पहुंचे, मुझे क्रांति शब्द बहुत प्रिय है। लेकिन अगर कोई कहे कि अपने खून से दीवार पे हम क्रांति शब्द लिखें, तो हमारा खून भी एक समय खत्म होने को या कम होने को आ जाएगा। तो निश्चय ही, अच्छा, वो साथीपन अब दिखाई नहीं देता। जैसे मैंने बनारसिया चतुर्वेदी, मनमथात गुप्त, शिव वर्मा, जयदेव कपूर, दुर्गा भाभी, मतलब दर्जनों नाम है जिनके निकट बैठ बैठ के
उनकी आंखों से भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद को मैंने देखा है, मैंने उसे उतारा है कागज पे। तो ऐसी कोई साथीपन है जिसे कॉमरेडशिप कहते हैं, वो अब नजर नहीं आती कि मेरे पास बहुत सारा काम ऐसा पड़ा हुआ है जिसे अकेले करने की क्षमता हमारी नहीं है। जैसे क्रांतिकारी मणिन्द्र बनर्जी एक हुए थे, जो फतेहगढ़ केंद्रीय कारागार में अनशन से शहीद हुए थे। तो उन मणिन्द्र बनर्जी की जीवनी लेखन का कार्य मेरे पास 15-20 साल से पड़ा हुआ है, पूरी फाइल अलग रखी हुई है, लेकिन हम उस काम को हाथ नहीं लगा पा रहे हैं। मणिन्द्र बनर्जी का महत्व इसलिए भी है कि मुझे लगता है कि अगर मनमथा गुप्त की गोद में फतेहगढ़ सेंट्रल जेल में रहते हुए उनके प्राण न निकले होते तो शायद उनकी शहादत गुमनामी में चली जाती। यशपाल भी उन दोनों वहीं थे फतेहगढ़ सेंट्रल जेल में, लेकिन मनमथा गुप्त के सामने ही उनके प्राण निकले हैं, गोद में ही निकले हैं, बचाने की कोशिशें करने के बाद भी चले गए। यहाँ ये देखा जाना चाहिए कि माना जाता है कि अनशन गांधी या गांधीवादियों का हथियार है, लेकिन गांधी सहित किसी गांधीवादी ने कोई उदाहरण ऐसा नहीं मिलता जिसमें अनशन में उसने प्राण त्यागे हों। अनशन में भी जान देने वाले जेल के भीतर वो भी क्रांतिकारी ही हैं। जैसे अंडमान में क्रांतिकारी राम रखा, जिसे राम रखा भी कहा जाता है जिन्हें, वहीं शहीद महावीर सिंह अनशन में मरे हैं। भगत सिंह के वाले केस के क्रांतिकारी थे, काला पानी वो हुआ था उनको, और उनकी लाश समुद्र में किस तरीके से फेंक दी गई बात को। और उसके बाद अगर अपने देश की धरती पे आए तो फतेहगढ़ केंद्रीय कारागार में मणिन्द्र बनर्जी शहीद हुए अनशन से। तो एक लंबी फेहरिस्त अनशन से मरने वाले क्रांतिकारियों की है, और न केवल मरने वाले बल्कि अनशन का लंबा रिकॉर्ड बनाने वाले भी क्रांतिकारी थे। भगत सिंह के खाते में एक अनशन 112 दिन का है। वो अलग की बात है, उस 112 दिन के बीच में वो किस तरीके से जबरदस्ती उसको बलात्कार किया कराया जाता रहा, वो एक अलग बात है। उससे थोड़ा भोजन उसकी जो नली थी उससे अंदर दूध के रूप में और दूध में मिला के पहुंचता रहा, वो अलग की बात है। योगेश चंद्र चटर्जी जैसे क्रांतिकारी जिनके पास अनशन के इतने लंबे रिकॉर्ड हैं जो शायद किसी के पास भी नहीं, वो अनशन से मरे नहीं। यानी अनशन भी ऐसा नहीं कि केवल गांधीवादी और गांधी का हथियार रहा हो। तो मैंने इस नजरिए से भी मणिन्द्र बनर्जी का मूल्यांकन किया जाना चाहिए या उनके और क्रांतिकारी साथियों का मूल्यांकन किया जाना चाहिए। तो निश्चय ही काम बहुत ही एजेंडे पे है, और अब आप देख ही रहे होंगे कि अब जीवन भी थोड़ा सीमित लगने लगा है, मतलब क्योंकि काम बहुत है। अभी मुझे एक चंद्रशेखर आजाद के बहुत प्रिय क्रांतिकारी साथी कामरेड धनवंतर की जीवनी लिखनी है, जो जम्मू के रहने वाले थे और बहुत प्यारे क्रांतिकारी थे, गजब के क्रांतिकारी, बहुत बड़ा योगदान उनका रहा क्रांतिकारी संग्राम में। लेकिन वो मैं धनवंतर की जीवनी तब तक नहीं लिख पाऊंगा जब तक कि जम्मू की एक बार यात्रा न कर लूं। ये मेरे साथ है कि जब मैं जाके वहां देखूंगा चीजों को, भले उस जमीन को देखूं, तो मुझे लगेगा कि मैं उनसे मिल लिया, और लौट के आके मैं उस तरीके से उसे थोड़ा दृश्यात्मक बना के उसको लिख सकूंगा। ये यात्रा अनेक वर्षों से टल रही है। तो जैसा कि मैंने बताया कि मैं सुशीला दीदी की जीवनी लिखनी है, कामरेड धनवंतरी लिखनी है, मणिन्द्र बनर्जी, तो काम बहुत है पल्लव जी, और उसको करने को उतने समय भी नहीं है, जबकि मैं पूरे समय सवेरे से लेकर रात तक इस काम में लगा रहता हूँ। तो उस तरीके के माध्यम में ना तो मेरी दिलचस्पी है और ना मुझे जानकारी है। वो युवा साथी उस काम को अगर हाथ में लेते हैं तो मुझे निश्चय ही बड़ी प्रसन्नता होगी। बिल्कुल बिल्कुल, ये आप बिल्कुल आपने ये आखिर में बिल्कुल ठीक बात कही कि कोई युवा साथी या नए साथी इस काम को करें, आप उस काम में पूरा सहयोग देंगे। ठीक बात है। अब जैसे मैं मान लीजिए आपके लिए संभव नहीं है कि आप एक यूट्यूब चैनल बनाकर उस यूट्यूब चैनल पर अपनी किसी किताब के बारे में कुछ करें, लेकिन अगर रोहित या कोई नौजवान दोस्त आपसे उस किताब पर, पर्टिकुलर किसी एक किताब पर या किसी एक क्रांतिकारी पर बात करते हैं और उसका वो यूट्यूब तो वही काम है। और बड़े रोचक सवाल आए हैं। एक सवाल आया है कि बंकिम जी का सवाल आया है। आप कंफर्टेबल हैं? मैं एक दो सवाल और कर लूं ना? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो थोड़ा सा ये आवाज और ठीक ठीक ठीक, तस्वीर के साथ आवाज भी थोड़ी वैसी हो रही है। कोई नहीं, मैं थोड़ा धीमे धीमे बोलता हूँ। हाँ बंकिम जी का सवाल आया है, बंकिम जी का सवाल आया है, आजादी का मजा श्रमिक लोग, दमित लोग क्यों नहीं ले पा रहे हैं? क्या आजादी सिर्फ इलीट क्लास के लिए है, इलीट वर्ग के लिए है?
स्वतंत्र भारत है किसके लिए? तो ये कल आजादी का दिन था हमारा, उसी को ध्यान में रख के बंकिम जी ने सवाल पूछा है, जो एक पाठ 15 अगस्त का ये भी किया गया था, ये आजादी झूठी है, देश की जनता भूखी है। मेरा ख्याल है उसी बात से ये सवाल पैदा हुआ है। नहीं, सवाल तो अपने में पल्लव जी दुरुस्त है, लेकिन देखा ये जाना चाहिए कि भगत सिंह ने 8 अप्रैल 1929 को अपने साथी बटुकेश्वर दत्त के साथ संसद में जब बम फेंका था, और बम के साथ कुछ पर्चे भी उन्होंने छितराए थे, लाल रंग के छपे हुए घोषणा पत्र, उसके साथ जो उन्होंने नारे लगाए थे, इनकलाब जिंदाबाद, दुनिया के मजदूरों एक हो। अब देखिए कैसी वैश्विक दृष्टि थी उनके पास, कि वो देश हिंदुस्तान की आजादी की लड़ाई का संग्राम लड़ रहे थे, तो नारा ये भी लगा सकते थे कि हिंदुस्तान के मजदूरों एक हो। लेकिन उन्होंने वैश्विक क्रांतिकारी संग्राम से, वैश्विक क्रांतिकारी लक्ष्यों से अपने को जोड़ते हुए दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा लगाया। अब देखिए उनका जो पहले ही नारा था, इनकलाब जिंदाबाद, जिसे इस गुलाम भारत की जनता को सलाम करने को जी चाहता है, कि उस नारे को किस तरीके से लोकप्रियता मिली, कैसे जन जन तक पहुंचा, कैसे देश के कोने कोने तक पहुंचा। लेकिन 15 अगस्त 1947 को जो आजादी मिली, वो भगत सिंह के लक्ष्यों की आजादी नहीं थी। और भगत सिंह इस अर्थ में, ज्योतिषी के अर्थ में नहीं, या ज्योतिष के अर्थ में नहीं, एक भविष्य वक्ता भी थे। भविष्य वक्ता वो है कि एक ऐसे राजनीतिक कार्यकर्ता, एक ऐसा राजनीतिक दर्शन उनके पास था, जिसके जरिए उन्होंने 23 मार्च 1931 को अपनी शहादत देने से पहले ये जांच परख लिया था कि कुछ दिनों बाद, कुछ समय अफरा तफरी में बीतेंगे, उसके बाद देश को आजादी मिल जाएगी, और कांग्रेस जैसा कि उसका चरित्र है, ये आजादी किसी न किसी समझौते के रूप में समाप्त होगी। 15 अगस्त 1947 का समझौता, ना जाने कैसे भगत सिंह इतनी दूर से देख पढ़ पा रहे थे। ये अलग की बात है कि अगर कोई ऐसी आजादी मिली होती, जो 1946 के नौसेना विद्रोह में जिस तरीके से अंग्रेजों के पैर उखड़े और अंतिम प्रहार ब्रिटिश साम्राज्यवाद पर था, और उस विद्रोह के साथ जो नाविक विद्रोह था, जिसकी बहुत कम चर्चा होती है, उस समय के तत्कालीन तथाकथित तो नहीं कहेंगे, बल्कि यही कहेंगे तत्कालीन नेताओं ने अगर इस विद्रोह का थोड़ा भी साथ दिया होता, तो निश्चय ही वो आजादी उस समय तो नहीं मिलती, थोड़ी टल सकती थी, लेकिन वो खंडित आजादी नहीं होती। लियोनार्ड मोस्ले ने अपनी आत्मकथा में एक जगह लिखा भी है कि जिस समय लॉर्ड माउंटबेटन ने नेहरू और पटेल की नाक के नीचे सत्ता की टूटी हुई गाजर रखी, तो वो उन्हें इतनी खूबसूरत मालूम हुई कि वे उसे बेखटके डकार गए। क्रांति शक्तियां उस समय क्षीण हो चुकी थी, और जिस तरीके से बंगाल विभाजन एक समय क्रांतिकारी शक्तियों ने अपने आंदोलन के बल पे, अपने बलिदान के बल पर रद्द करा दिया था, कैसा दुर्भाग्य रहा कि 1947 तक आते आते वो क्रांतिकारी शक्तियां इतनी क्षीण हो गई कि वो देश का विभाजन नहीं टलवा सकी। हाँ, अगर देश का विभाजन न टलता, तो निश्चय ही कुछ समय बाद, मतलब टल जाता, तो कुछ समय बाद वो आजादी हमें प्राप्त होती, लेकिन उसके लिए थोड़ा समय लगता। भगत सिंह का सपना जिस तरीके से, या भगत सिंह का लक्ष्य जिस तरीके से उनकी फांसी के बाद बहुत हल्का पड़ गया पूरे संग्राम में, मैं नहीं कह सकता हूं कि पूरी तरीके से 1946 के नौसेना के विद्रोह के वैसे ही लक्ष्य थे जैसे लक्ष्य हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ के 1928-31 तक के थे। तो हम बार बार ये कहते हैं कि भगत सिंह अपनी लड़ाई को, स्वतंत्रता के साथ समाजवाद की लड़ाई को, जिस मुकाम पर 23 मार्च 1931 को छोड़ गए थे, ठीक उसी मुकाम से इस देश के नौजवानों को, खासतौर से उन नौजवानों को जो चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह को प्यार करते हैं, वहीं से उठाने की जरूरत थी और आगे ले जाने की जरूरत थी।
ऐसा नहीं कि ये भी एक सरलीकृत बात होगी कि उसके लिए कोई काम नहीं किया गया, लेकिन जिस तरीके से काम हुआ है एक बिखराव के रूप में, वो जरूर दुखद रहा। हिंदुस्तान की प्रगतिशील राजनीतिक पार्टियां या सांस्कृतिक संगठनों के कंधों पर यह कार्यभार था कि भगत सिंह के उन लक्ष्यों को, उन उद्देश्यों को बेहतर ढंग से और ज्यादा तेज ढंग से आगे ले जाते, जो शायद नहीं हो पाया। और हो सकता है उसका कारण ये भी रहा हो कि हिंदुस्तान की प्रगतिशील राजनीतिक और सांस्कृतिक पार्टियां या दल विभिन्न टुकड़ों में बट गए, एकजाई नहीं हो पाए। अनेक क्रांतिकारी इस उम्मीद में ही आजादी के बाद अपने प्राण खो बैठे कि शायद ये प्रगतिशील ताकतें एक बार एकजाई होके देश की आजादी का वो संग्राम जो कहीं न कहीं 15 अगस्त 1947 से पहले छूट गया था, उसको आगे बढ़ाया जा सके और उस लक्ष्य को पाया जा सके। जी, केवल 2 सवाल बचे हैं। मैं जल्दी से पूछ लेता हूँ। मैं जानता हूँ आपका आज स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है, नहीं, मैं इसके बावजूद नहीं। आपने सहमति दी हाँ, कार्यक्रम हाँ। के लिए। एक सवाल जो कि बहुत सारे लोगों के मन में आता है, बहुत बार लोग पूछते हैं और उसकी वजह से हमारे महापुरुषों के बारे में या हमारे नायकों के बारे में उनके मन में भ्रांतियाँ भी उत्पन्न होती है। वो वैसा ही एक सवाल दीपक शर्मा जी ने पूछा है। जी। क्या अक्सर ये सवाल आता है कि गांधी जी ने भगत सिंह को फांसी से नहीं बचाया। क्या गांधी जी ने बचाने का प्रयास नहीं किया? ये सवाल तो अनेक बार अनेक जगहों पे, और जरूरी नहीं कि मुझसे ही, बहुत सारे लोगों से पूछा जाता रहा है। मुझे लगता है कि गांधी को जिस शिद्दत से, जिस मुखरता से और एक पहल के रूप में, कि उस समय देश के सामने सबसे बड़ा सवाल ये था कि भगत सिंह की फांसी टले। भगत सिंह की फांसी से अर्थ ये है, उसमें जब हम नाम भगत सिंह का लेते हैं तो उसमें राजगुरु और सुखदेव भी शामिल हैं। एक बात। दूसरी बात यह है कि यहां से भी जाना समझा जा सकता है कि एक बार दुर्गा भाभी गांधी से मिलने गई थी। रात का समय था, गांधी अंदर कोई बैठक ले रहे थे, नेहरू बाहर टहल रहे थे। अंदर भी खबर भिजवाई गई कि दुर्गा भाभी गांधी से मिलना चाहती हैं। गांधी ये समझे कि वो अपनी गिरफ्तारी या गिरफ्तारी वारंट से डर गई हैं और समर्पण करना चाहती हैं, वो इसलिए यहाँ आए हुए हैं। लेकिन भाभी ने कहा नहीं, हमारा ये लक्ष्य नहीं है, न हम डर गए हैं और न अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए यहाँ आए हैं, बल्कि हम इसलिए आए हैं कि जहां अपने दल के, अपने आंदोलन से जुड़े लोगों के रिहाई के लिए वो प्रयास कर रहे हैं, वहां वो भगत सिंह और उनके साथियों की रिहाई का भी। लेकिन गांधी ने उनसे बात करने से मना कर दिया। सुखदेव भी एक बार यही कहने गया था गांधी से कि आप अपने यंग इंडिया पत्र में या अपने वक्तव्यों या बयानों में क्रांतिकारियों की उस ढंग से आलोचना ना किया करें। रास्ता हमारा जरूर भिन्न है, अलग है, लेकिन हमारे लक्ष्य ये एक ही है। हम भी देश की आजादी के लिए संग्राम कर रहे हैं। तो गांधी ये कह के कि सुखदेव सीआईडी के एक आदमी है और हम उससे मिलना नहीं चाहते। निश्चय ही इरविन के सामने एक बहुत अच्छा अवसर था कि गांधी उस ज्वलन सवाल को जो देश के सामने चारों कोनों पे घूम रहा था उसको उठाते। लेकिन शायद गांधी के वो सिद्धांत, अहिंसा का सिद्धांत था, वो उनके आड़े आया हो और उन्होंने इरविन से उस समझौते के समय भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की फांसी का कोई प्रश्न नहीं उठा। लेकिन जब समझौते की फाइलें बंद हो गई, तब दोनों इस तरीके से बात करने बैठे, इरविन और गांधी। गोया दो, एक राष्ट्र का प्रतिनिधि और एक आंदोलनकारी नेतृत्व करता ना हो, बल्कि दो साधु सन्यासी जिनकी जीवन से विरक्ति हो गई हो, वो उस जीवन के बारे में बात कर रहे हैं और इस तरीके से बात कर रहे हैं मानो अगर किसी की मृत्यु इसी तरीके से होनी है या लिखी हुई है तो वो ऐसे ही होगी। तो ये एक बड़ा शिकायतनामा हमारा ही नहीं और सारे लोगों का भी है, क्योंकि गांधी को ये भी देखना चाहिए था, यहाँ सवाल सिद्धांत रूप में अहिंसा का है, कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को जो साम्राज्यवाद मार रहा था
या मारने पर आमादा था, या कुछ दिन बाद जिन्हें मार दिया जाना था, तो वो भी तो हिंसा थी। उस हिंसा का भी गांधी को विरोध करना चाहिए था। और कितने अमानवीय तरीके से मारा गया कि फांसी पूरे दुनिया में प्राय प्रातः को किसी भी अपराधी को दी जाती है, लेकिन भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को घोषित तिथि से एक दिन पहले संध्या के समय फांसी पर लटका दिया गया। वो 3 जिंदगियां किस तरीके से हंसती खेलती युवाओं की जिंदगियां जो भरपूर अपनी क्रांतिकारी चेतना से लबालब थी, हमसे बिछुड़ गई। ये बिल्कुल इतिहास के विपरीत ये कहना होगा कि आज भगत सिंह जिंदा होते तो भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन का इतिहास कुछ और होता, या देश की आजादी का नक्शा कुछ और होता। इस बात का कोई अर्थ नहीं है। लेकिन हम भी ये मानते हैं कि जिस ईमानदारी से और जिस शिद्दत से या जिस प्राथमिकता से गांधी को उस समय वो सवाल उठाया जाना चाहिए था, वो नहीं उठाया उन्होंने। बल्कि उन्होंने इरविन को ये भी भरोसा दिलाया कि गांधी जी ने कहा कि इरविन ने जब कहा कि इसके बाद जो कांग्रेस होने जा रही लाहौर में, उस कांग्रेस में कुछ भगत सिंह की फांसी हो जाएगी तब तक, और उसमें कुछ उपद्रव हो सकता है, उसको शांत करने का भी, उसका भी कोई रास्ता निकालने का गांधी ने वादा किया था। इसके लिए वो व्यक्ति के तौर पर, एक राजनेता के तौर पर निश्चय ही मुझे लगता है इतिहास में जिम्मेदार है। और ये सवाल अभी नहीं बल्कि बार बार और हमेशा उठाया जाता रहेगा जब जब इतिहास की इस कोने को खंगाला जाएगा। जी, रेणु व्यास ने एक सवाल पूछा है, क्रांतिकारियों के जीवन और विचार को धर्म और राष्ट्र से मिलाने वाले नकली राष्ट्रवादियों से मुकाबला करने में कैसे उपयोग किया जाए। मतलब उनका आशय ये है कि क्रांतिकारी आंदोलन की विरासत का धर्म और राष्ट्र के नकली सवालों के संबंध में इस्तेमाल कर लिया जाता है। मसलन रामप्रसाद बिस्मिल को पंडित रामप्रसाद बिस्मिल कहकर और तिलक वाला फोटो लगाकर, या चंद्रशेखर आजाद का जनेऊ वाला फोटो लगाकर जो एक नकली राष्ट्रवादी इस्तेमाल किया जाता है, उसको हम कैसे रोका जा सकता है या कैसे मुकाबला किया जा सकता है उसका? निश्चय ही मुकाबला किया जा सकता है, उसे रोका भी जा सकता है, लेकिन कोई भी तब्दीली मुफ्त में नहीं आती। उसके लिए भी संघर्ष और बलिदान देना पड़ता है। मुझे लगता है इस नकली राष्ट्रवाद से बचने का, देश को बचाने का रास्ता सिर्फ क्रांतिकारी चेतना, सही क्रांतिकारी चेतना, वो क्रांतिकारी चेतना जो स्वतंत्रता के साथ समाजवाद के लिए समर्पित थी, वो क्रांतिकारी चेतना जो वास्तविक धर्मनिरपेक्षता के लिए समर्पित थी। अब सवाल धर्मनिरपेक्षता का आता है कि हमारे यहां ऐसा नहीं कि इन राष्ट्रवादियों द्वारा ही धर्मनिरपेक्षता को गड़बड़ किया गया हो, बल्कि और लोगों के द्वारा भी, जिसमें कांग्रेस भी शामिल है। धर्मनिरपेक्षता का मतलब यह है कि धर्म से पूरी तरीके से निरपेक्ष होना। जैसे गुट निरपेक्षता का मतलब यह है कि जो 2 गुट उस समय थे दुनिया में, एक सोवियत संघ का और एक अमेरिका का, तो जो दोनों गुटों में नहीं है वो गुट निरपेक्ष है। यदि गुट निरपेक्षों का भी एक गुट बन गया, वो एक अलग बात है। एक पुस्तक लिखी है जिसकी चर्चा करके मैं इस बात को थोड़ा सा साफ करना चाहूंगा, वीरेंद्र कुमार वर्णमाल की, जो हमारे बीच नहीं है, जिन्ना एक पुनर्दृष्टि, बड़ा ग्रंथ है। उसमें जिन्ना को उन्होंने उदारवादी, जिन्ना को राष्ट्रवादी और जिन्ना को धर्मनिरपेक्ष बताने का पूरा प्रयास किया है, प्रमेय सिद्ध करने का प्रयास किया है। और जिस प्रमेय को सिद्ध करने में वो लड़खड़ा भी गए हैं, वो सिद्ध नहीं हो पाए, क्योंकि हो भी नहीं सकती। गांधी को भी लोग धर्मनिरपेक्ष कहते हैं। तो एक जिन्ना मार्का धर्मनिरपेक्षता, एक गांधी मार्का धर्मनिरपेक्षता, और एक धर्मनिरपेक्षता जो भगत सिंह मार्का है। तो धर्मनिरपेक्षता अगर होगी, जैसे मेरा मानना है कि जो लोग ईश्वर को मानते हैं, जो नहीं मानते हैं, तो या तो ईश्वर होगा या फिर नहीं होगा। ऐसा नहीं कि हिंदुओं के लिए जो आस्तिक हैं उनके लिए ईश्वर हो और नास्तिकों के लिए ईश्वर ना हो। ये मानने ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरीके जो 3 तरीके की धर्मनिरपेक्षता है, तो और तरीके की भी, भाजपा भी अपने को धर्मनिरपेक्ष कहती है। वो कहती है सही धर्मनिरपेक्ष हम है, बाकी तो छद्म है। तो ये जो धर्मनिरपेक्षता यानी क्रांतिकारियों के उन उसूलों को लेकर, केवल क्रांतिकारियों की केवल जीवनियां नहीं कि वो
जय बोलते हुए, इनकलाब बोलते हुए उन्होंने देश के लिए, आजादी के लिए फांसी चढ़ गए, या गोली खा ली उन्होंने, या अंडमान में चले गए, काला पानी की यातनाएं भोगी, या तिल तिल करके वहां मर गए, बल्कि उनकी संपूर्ण चेतना के साथ हमें उनकी उन पूरी समग्र तस्वीर को सामने लाने की जरूरत है, और ये बताने की जरूरत है कि सही समाजवाद क्या है, सही धर्मनिरपेक्षता क्या है, और जो छद्म राष्ट्रवाद है या जो नकली राष्ट्रवाद आया है, जिसके जरिए पूरी उस क्रांतिकारी चेतना को विध्वस्त किया जा रहा है, मारा जा रहा है, जमींदोज किया जा रहा है, उससे मुकाबला करने का इसके अलावा कोई मार्ग मुझे दिखाई नहीं देता। आज उस क्रांतिकारी चेतना को धूमिल करने के लिए या कमजोर करने के लिए ही ये किया गया, जिसको आपने शुरू में प्रश्न के रूप में कहा कि पंडित चंद्रशेखर आजाद कहा जाने लगा है। आजाद की वो तस्वीर ज्यादा प्रचारित की जाने लगी है जो जनेऊ जिसपे पड़ा हुआ है उनके, वो तस्वीर सही असली है, लेकिन वो कब की है? वहां से विकास करके कदम दर कदम चल के चंद्रशेखर आजाद पहुंचे कहाँ हैं, जिन्हें भगत सिंह जैसे बौद्धिक क्रांतिकारी के साथ चलने में कहीं दिक्कत नहीं हुई, और भगत सिंह को भी चंद्रशेखर आजाद का नेतृत्व स्वीकार करने में कोई हिचक नहीं देखा जाना चाहिए। भगत सिंह के सिर पर बाकायदा भगत सिंह की शताब्दी आते आते पगड़ी रख दी गई, और वो पगड़ी इसलिए रखी गई कि भगत सिंह अपनी पूरी क्रांतिकारी चेतना के साथ जनता के बीच दिखाई न दें, धर्म का चोला उड़ा दिया जाए। मैंने भटिंडा की और तलवंडी साबो की बहुत बड़ी सभाओं में, जिसमें वास्तव में बहुत बड़ी उपस्थित थी, जिसमें इतने सिख बैठे हुए थे, पगड़ीधारी, नाल नीली पीली पगड़ियां पहने हुए, कि ज्यादा पगड़ीधारी दिखाई दे रहे थे। मैंने उसमें एक बात कही थी वहां कि अगर आप भगत सिंह के सिर पर जो पगड़ी रख रहे हैं उसको क्या बताना चाह रहे हैं? शायद आप यही बताना चाह रहे हैं कि भगत सिंह इसलिए बहादुर थे कि सिख थे। मैं आपकी बात मान लूंगा अगर आप मेरी ये बात का इसी रूप में जवाब दे देंगे कि क्या रामप्रसाद बिस्मिल इसलिए बहादुर थे कि पंडित थे, क्या अशफाक उल्लाह इसलिए बहादुर थे कि पठान थे, या रोशन सिंह इसलिए बहादुर थे कि ठाकुर थे? अगर आप ये कहेंगे कि हाँ इसलिए बहादुर थे, तो मैं कहूंगा अगर भगत सिंह इसलिए बहादुर थे सिख थे। और हमने अगली जो बात कही उस पर पूरी सभा में, पगड़ीधारियों की सभा में सन्नाटा पसरा रहा कि मैंने कहा आप कितना ही प्रयास कर लें, लेकिन पंजाब के उस 23.5 साल के नौजवान का सिर इतना बड़ा हो गया है कि उस पर अब कोई धर्म की पगड़ी फिट नहीं हो सकती। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक बात। अब देखिए कि बरेली में एक प्रतिमा लगी हुई है। मैं बीरेन डंगमाल से जब मिलने आया करता था उसी रास्ते से गुजरता था, शहीद हेमू कलानी 1942 का शहीद। मेरे मन में बार बार सवाल आता था कि हेमू कलानी की प्रतिमा यहाँ क्यों लगी, क्योंकि शहीदों के स्मारक बहुत कम बने। या तो हेमू कलानी को यहाँ फांसी लगी होती, वो सिंध में लगी, जन्म उसका सिंध में हुआ था, तो उसकी प्रतिमा इसलिए लगी है कि यहाँ एक सिंधु नगर नाम की कॉलोनी है, सिंधी लोग उसमें रहते हैं। तो उन्होंने जाति के, अपनी जात के एक सिख को जो शहीद हुआ, जो राष्ट्रीय शहीद था, उसकी प्रतिमा लगा के उसको जात के खाने में डाल के छोटा कर दिया, और उसकी पूरी चेतना के साथ, पूरे संग्राम के साथ भी उसे वो याद नहीं करते हैं। और ये केवल एक शहीद के साथ नहीं हुआ, बल्कि आगे भी हो रहा है। और इसमें न केवल वे राष्ट्रवादी लोग जिनकी तरफ आपने उन्होंने संकेत किया है प्रश्नकर्ता ने, बल्कि शहीदों, क्रांतिकारियों के परिवार के लोग भी इसके लिए जिम्मेदार हैं। मुझे दुख होता है कि एक कार्यक्रम में क्रांतिकारी चेतना से संपन्न काला पानी गए डॉक्टर गया प्रसाद, उनके परिवार के लोग ही उन्हें जिस तरीके से याद करते हैं, उनके नाम के साथ उन्होंने कटियार जोड़ लिया, डॉक्टर गया प्रसाद कटियार। और ऐसे इलाके में जब वो याद करते हैं, जब वहां ये जाहिर नहीं हो पाता है कि कटियार शब्द से कुर्मी होने का बोध हो पाता हो, तो उस नाम के साथ शुरू में वो पटेल भी लगा लेते हैं, पटेल डॉक्टर गया प्रसाद कटियार। ये एक दूसरा पक्ष है कि क्रांतिकारियों को जाति और धर्म के खाने में बांटकर, और इसमें वो ताकतें निश्चय बहुत खुश होंगी जो उनकी क्रांतिकारी चेतना को छुपाना और दबाना चाहती हैं, ताकि वो नक्शत दंत विहीन दिखाई दें, और वो समाज में कोई ऐसी क्रांतिकारी हलचल, उन प्रतीकों के जरिए कोई ऐसी तरंग पैदा ना हो सके। और एक बड़ी साजिश है और लंबे समय से चलती आ रही है। यद्यपि उस साजिश के विरुद्ध हम निरंतर लेख बोल रहे हैं, लेकिन वही, जैसा कि मैंने पहले बताया कि मेरी भी या किसी व्यक्ति की सीमाएं होती हैं। आपने केवल रामप्रसाद बिस्मिल के साथ पंडित जोड़ के बात कही है, बल्कि रामप्रसाद बिस्मिल के सिर पर भी एक झूठे तौर पर एक हैट रख दिया गया, और ये कहा गया कि ये बिस्मिल का हैट था और ये हैट को भगत सिंह को देके गए थे, जबकि भगत सिंह और रामप्रसाद बिस्मिल की जीवन काल में कभी मुलाकात नहीं हुई। तो निरंतर उस इतिहास को
विकृत करने के प्रयास हो रहे हैं। और इस अर्थ में हो रहे हैं कि आपके शायद दिल्ली विश्वविद्यालय से जुड़े एक प्राध्यापक शायद 7 वर्ष पहले बरेली में एक व्याख्यान देने आए थे, और उन्होंने बहुत बड़े एक जिसमें बौद्धिक श्रोता भी था, उसमें बहुत बड़ी संख्या में कोई एमएलए थे, कोई बहुत बड़े डिग्री कॉलेज के, पीजी कॉलेज के प्राचार्य हैं, कोई विधायक हैं, बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, बड़ी उपस्थिति। उनके बीच भगत सिंह का जो रूप प्रस्तुत किया, उसमें उन्होंने कहा कि भगत सिंह जब 5 वर्ष के थे तो विद्यालय में दाखिल कराने के लिए ले जाए गए, और उन्होंने दाखिले का जो फॉर्म भरा, उसके माँ के नाम के कॉलम में उन्होंने अपनी माँ के 5 नाम दर्ज किए: भारत माता, धरती माता, गंगा माता, गौ माता और अपनी माता विद्यावती। आप देखें 1912 का समय अगर मान लीजिए है, तो 1912 में किस गांव के, निपट गांव के देहात में कहाँ ऐसे फार्म होते हैं दाखिले के, कहाँ माँ के नाम का कॉलम होता है? माँ के नाम का तो हमारे सर्टिफिकेट में भी नहीं, शायद आपके में भी नहीं होगा। ये तो हमारी अगली पीढ़ी है, उसके नाम में, उनके नामों में या प्रमाण पत्रों में उनके माँ के नाम के कॉलम आए, तो फिर वो 5 नाम क्यों लिखेंगे, या कोई प्राचार्य या प्रधानाध्यापक क्यों अनुमति देगा 5 नाम लिखने की? तो ये जिस तरीके के काम, जिस तरीके के षड्यंत्र और बहुत सोचे समझे ढंग से ये किए जा रहे हैं उस इतिहास को विकृत करने के लिए, ताकि उस इतिहास की कोई शक्ति न रह जाए, वो शक्ति विहीन हो जाए। तो भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और दूसरे क्रांतिकारियों से प्यार करने वाले साथियों, भले वो लेखक नहीं है, लेकिन उनकी जिम्मेदारी बनती है कि इस जो एक अक्रांतिकारी मुहिम चल रही है उसके खिलाफ खड़े हों। जी, अब मैं आखिरी सवाल पूछूंगा, इससे पहले बस इतना सा बता देता हूं कि रोहित कौशिक, जिन्होंने एक सवाल पूछा था लेकिन उस सवाल का उत्तर आ गया था, और भी कुछ मित्रों के सवाल थे जो सवाल किसी न किसी रूप में आ चुके हैं। शिव यादव जी का सवाल है, जो कि आपके प्रशंसक हैं, आपकी चीजें उन्होंने पढ़ रखी है। उन्होंने ये सवाल पूछा है, आप क्रांतिकारी इतिहास को वर्तमान में कहाँ खड़ा देखते हैं? देश में जहाँ साहित्यिक और सांस्कृतिक खतरों के असर देखे जा रहे हैं। मतलब उनका आशय आगे स्पष्ट होता है, वरवर राव और गौतम नवलखा जैसे संस्कृति कर्मियों को जेल में बंद कर मार डालने की कोशिशें की जा रही हैं। ऐसे में लेखकों, कवियों और बुद्धिजीवियों का क्या दायित्व बनता है? पहली बात तो यह है कि मैं, शिव यादव जी ने मुझे बहुत गहराई से पढ़ा है, तो ये जान के भी किसी की भी लेखक को अच्छा लग सकता है। और ये सवाल शिव यादव जी के ही मस्तिष्क में नहीं, बल्कि इस मौजूदा समय में हम भी इस सवाल का निरंतर अपने भीतर से ही सामना करते हैं या अपने को करता हुआ पाते हैं कि क्रांतिकारी इतिहास को वर्तमान में उसकी क्या प्रासंगिकता है, वो कहाँ पे खड़ा है, उसकी कोई उपयोगिता शेष है भी अथवा नहीं है, और क्या जो हम कलम चला रहे हैं ये निरर्थक हम लिख रहे हैं? कई बार हम अपने से सवाल करते हैं। ये बहुत अच्छी बात मुझे लगी। तो क्रांतिकारी इतिहास को वर्तमान में कई बार तो मुझे बड़ी आप लगे, एक लेखक के नाते, एक रचनाकार के नाते अपने काम का निरर्थकता बोध भी होता है। कोई भी बहुत उम्मीदों से जीने वाला व्यक्ति कहेगा कि ये आप क्रांतिकारी आंदोलन के इतिहास या उनके नायकों पर ये लिखते हैं, लेकिन आपको निरर्थकता बोध। लेकिन मौजूदा समय इतना जटिल है कि उसके बीच अपने काम की उपयोगिता का सवाल हमें बार बार हमारा पीछा करता है कि इसकी उपयोगिता है या नहीं है, या है तो कितने लोगों तक ये चीजें पहुंच रही, और कितने लोगों तक पहुंचने का स्पेस हमें मिल पा रहा है। और अब तो पिछले कुछ एक वर्षों से वो स्पेस निरंतर घटा है कि हमें अपने बात कहने की गुंजाइश नहीं है। मैं बहुत ईमानदारी से अगर कहूं तो शायद अभी हमारी किताबें छपने के लिए संकट इस कारण उपस्थित नहीं है कि उनके कहीं न कहीं प्रकाशक अपनी खरीद का जुगाड़ कर लेते हैं। वरना जो पाठकहीनता का समय है और जिस तरीके का यह परिवेश पूरा बना है, तो उसमें निश्चय ही इस इतिहास की उपयोगिता, लेकिन बावजूद इसके मैं बड़ी झिझक के साथ ये कह पा रहा हूँ कि मुझे कहीं भी काम करने में इस कारण ढील नहीं होती है, जबकि उसकी प्रासंगिकता निरंतर घटी है। हम एक बात और इसके साथ जोड़ना चाहेंगे कि कोई भी वातावरण कभी भी, यानी जिस समय क्रांतिकारी आंदोलन संचालित था, अपने पूरे उभार पर था, और बल्कि उभार के चरम पे भी था 1928 और 29 और 30 और 31 तक,
तो उस क्रांतिकारी वातावरण को बनाने में, वातावरण क्रांतिकारी नहीं होता, बल्कि उस वातावरण को क्रांतिकारी बनाने के लिए कुछ क्रांतिकारी प्रकृति के नौजवानों को, लोगों को आगे आना पड़ता है और अपना बलिदान देना पड़ता है। अपने उद्यम से उसको क्रांतिकारी बनाते हैं। आज भी अगर वातावरण कुछ अधिक अक्रांतिकारी दिखाई दे रहा है, तो उसके पीछे कारण यह है कि हम उतनी शिद्दत से या एकजाई होकर वो संघर्ष नहीं कर पा रहे हैं। और ऐसा नहीं कि बिल्कुल हो नहीं पा रहा है, जैसा कि जिक्र किया है कि बरबर राव जैसे साथी और बहुत सारे लोग जेल के भीतर बंद हैं, एक लंबी गिनती है। तो एक बरबर राव के साथ एक मुलाकात में मुझे याद आती है 1915 की, वो 27 मार्च की थी, हैदराबाद में हम उनसे मिले थे। क्योंकि इस इतिहास से जुड़ी हुई 2 प्रसंग हैं केवल। कि सबसे पहले तो मैं बरबर राव जी से एक सवाल किया था कि जो आंध्रा के क्रांतिकारी हुए थे अल्लूरी सीताराम राजू, तो उन अल्लूरी सीताराम राजू की क्या कोई तेलुगु में जीवनी आई है या नहीं आई है। उन्होंने मुझे ये भी बताया था कि और वो हिंदी में अनुवादित हुई या नहीं हुई। ये बताया था कि हाँ जीवनी तो आई है, लेकिन अनुवाद के बारे में नित्यानंद बादशाह जी बता पाएंगे वो अनुवादित होकर हिंदी में आई अथवा नहीं आई। लेकिन इसके साथ जोड़ती हुई एक बात उन्होंने कही थी, और वो ये कही थी कि एन टी रामाराव के आने के समय से पहले हिंदी और तेलुगु के बीच आवाजाही अधिक थी, जो उसके बाद निरंतर कम हुई है। और अब हिंदी, तेलुगु और अंग्रेजी के बीच तो है, लेकिन हिंदी के बीच खत्म हुई, बहुत कम हुई। लेकिन जो दूसरी बात यह है कि मैंने उन्हें फतेहगढ़ डायरी अपनी पुस्तक इसलिए दी थी वहां जाकर कि उसमें सेंट्रल जेल फतेहगढ़ में शहीद हुए, आजादी के बाद मारे गए बहुत से नक्सलवादी क्रांतिकारियों पर जीवनियां थी, उनके संघर्ष को हमने दर्ज किया था। वो मैंने बड़ी उम्मीद से, बड़े आदर से उनके हाथ में दी थी। मुझे बाद में एक कारागार, जिला कारागार है कानपुर में, वहां से कैदी का पत्र आता है जो आज की राजनीतिक लड़ाई को लड़ते हुए जेल के भीतर है, कि बरबर राव के जरिए वो किताब अनेक जेलों से होती हुई अब कानपुर की जेल में आ गई है हम लोगों के पास, और हम लोग यहाँ के जो राजनीतिक बंदी हैं बारी बारी से उस किताब का अध्ययन कर रहे हैं। यानी उस साहित्य का महत्व बरबर राव जी ने समझा, और उस पुस्तक को कहाँ कहाँ उन्होंने अपने साधनों के जरिए, अपने संपर्कों के जरिए भेजा, ये जान के मुझे बहुत अच्छा लगा। तो निश्चय ही अगर बरबर राव की नजर में, बरबर राव जैसे साथी की नजर में उस इतिहास की ये आवश्यकता है कि मौजूदा लड़ाई लड़ने वाले सिपाहियों के हाथों में उस इतिहास को दिया जाए, ताकि उसकी रोशनी में वो आगे का रास्ता तलाश कर सकें, तो निश्चय ही उस इतिहास की जो हम दर्ज कर रहे हैं प्रासंगिकता बची हुई है और बनी हुई है। जी। और तो हमारे आज के जी बुद्धिजीवियों का, लेखकों का यही दायित्व है कि जो प्रतिरोध का साहित्य है वो रचते रहें और प्रतिरोध की आवाज को लगातार बुलंद करते रहें। दमन तो पहले भी हुआ है, दमन होता रहा है और दमन होता रहेगा, लेकिन स्वतंत्रता, समाजवाद और धर्मनिरपेक्षी समाज की रचना के लिए हमने अपनी लड़ाई को निरंतर पहनाते रहना होगा। ये ऐसा नहीं है कि कोई स्तंभ हमने बना दिया और फुर्सत पा ली। जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। स्वतंत्रता की ये लड़ाई, आजादी की ये लड़ाई जो हमारे क्रांतिकारियों ने, स्वाधीनता सेनानियों ने, इस देश की जनता ने शुरू की थी, वो लड़ाई अभी भी जारी है। जब तक इस देश के, इस दुनिया के प्रत्येक नागरिक को न्याय नहीं मिलता, या हम ये कहें कि उस नागरिक को नागरिक होने के सारे अधिकार नहीं मिलते, सम्मानपूर्ण जीवन नहीं मिलता, तब तक ये संघर्ष जारी रहेगा। इसके लिए हम सबको अपनी अपनी भूमिकाओं का निर्वहन भी करना होगा। आज इस बातचीत में, इस संवाद में, मेरे लेखक मेरे सवाल कार्यक्रम में हमारे देश के जाने माने लेखक, जाने माने इतिहासकार, जाने माने संस्कृति कर्मी सुधीर विद्यार्थी जी से हम बात कर रहे थे, और सुधीर विद्यार्थी जी ने बहुत सारे अपने पाठकों, श्रोताओं, दर्शकों के सवालों के उत्तर दिए। मैं आखिर में सुधीर जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, और मैं ये कामना करता हूं कि उन्होंने जो क्रांतिकारी आंदोलन के सिलसिले में जो लेखन किया है, उस लेखन का, जैसा कि अभी इस बातचीत के दौरान उन्होंने बताया, वो कुछ काम अभी भी वो कर रहे हैं, लिख रहे हैं, वो काम भी जल्दी से प्रकाशित होकर हमारे सामने आए, और हम सब लोग, युवा पीढ़ी, उस काम से हमारी आजादी के आंदोलन के, क्रांतिकारी आंदोलन के जो सच्चे मूल्य हैं, उन मूल्यों से हम भी सीखें, हम भी प्रेरणा ग्रहण करें।
यही मैं इस आज के इस कार्यक्रम की इस बातचीत का मैं ये समझता हूँ यही प्रसाद है, यही सीखने की बात है। मैं हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूँ सुधीर जी, आप आए, आपने इतने सारे सवालों का उत्तर दिया। स्वास्थ्य ठीक नहीं था, इसके बावजूद लगभग मैं देख रहा हूँ पौने 2 घंटे से आप हमारे साथ बैठे हुए हैं। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। अल्लाह जी आपका भी आभार और खासतौर से राज पालन संस्था मुझे मौका मिला। जी। मैं सभी आभार के बाद में मैं सभी हमारे दर्शकों से, श्रोताओं से आग्रह करूँगा 2 बातों के लिए। एक तो ये कि इस कार्यक्रम में अपने सवाल आप पहले भिजवा दें ताकि हमें सारे सवाल लेने में सहूलियत रहे। दूसरा ये कि फ़ेसबुक पर आपको इस कार्यक्रम के नोटिफ़िकेशन बराबर मिलते रहें, उसका एक ऑप्शन आता है। अगर आप उस ऑप्शन को ऑप्ट कर लेते हैं, चूज़ कर लेते हैं, पसंद कर लेते हैं, तो आपको आने वाले दिनों के सारे कार्यक्रमों की सूचना स्वतः मिलती जाएगी। बेहतर होगा कि आप फ़ेसबुक पर इस पेज को लाइक कर लें और उसके बाद में आप लगातार इस सीरीज़ के और बाकी के कार्यक्रमों से भी लाभान्वित होते रहें। आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्ते। ठीक है।